अभी हम देख पा रहे हैं हमारे बीच संतोष किस्कू, सुनीता गौड़िया, सरिता कुमारी सिंहपुर, अंजू कुमारी, मुकेश किस्कू, राबड़ी देवी, सुल्तान अंसारी, धनंजय कुमार, अर्चना कुमारी, सरिता देवी, भरत सर, बीना कुमारी नवाडी। आप सभी का आज की इस विशेष प्रशिक्षण में बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है सभी एक प्रशिक्षण की मुद्रा को धारण कर चुके होंगे। आपने अपना कैमरा और अपना आसन व्यवस्थित कर लिया होगा, ऐसी हम अपेक्षा आप सभी से करते हैं। निशा कुमारी, आपका वीडियो ऑफ जा रहा है, प्लीज आप अपने वीडियो को जरूर से ऑन करें। 7:31 हो चुके हैं और अतिरिक्त भूमिका के हम सीधे ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र का शुभारंभ करेंगे। उससे पूर्व आप अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवान की। मैं भाव जगत में मेरा सब जीवों से नित्य रहे, दीन दुखी जीवों पर मेरे और से करुणा स्रोत बहे। दुर्जन पूर्व कुमार गिरतों पर क्षोभ नहीं मुझको आवे, साम्य भाव रखूं मैं उन पर ऐसी परिणति हो जावे। इसी मंगल कामना के साथ, भावना के साथ आज के सत्र को गति प्रदान करने के लिए मैं सम्मानित प्रशिक्षिका मीनाक्षी मैम के लिए आमंत्रित करता हूं कि वह आज के सत्र को गति प्रदान करें। सम्मानित। हाँ, धन्यवाद नीरज जी। नमस्कार, जय जिनेन्द्र, कैसे हैं आप सब? जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे मैम। जिनेन्द्र मैम ठीक है। जय जिनेन्द्र मैम, अच्छे हैं हम लोग। आप भी वेरी गुड। ओके, अब ठंड थोड़ी कम हो गई होगी। जी मैम। वसंत ऋतु आ गई। ठीक है, अच्छी बात है। मैं आज आप लोगों को कुछ एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ। आप लोग पेन पेपर साथ में लेकर बैठिएगा। आज का वेबिनार जैसे चलेगा, आप सबके पास से मैं कुछ एक क्वेश्चंस पूछूंगी। जितने क्वेश्चन आएंगे हम उसकी लिस्ट बनाते जाएंगे। एंड में फिर मेरे जो क्वेश्चन है हम उसको देखेंगे, तो उसमें फिर आपके लिए क्या नया रहता है या ऐसा क्या था जो मैं ऐड करना भूल गई और आपने ऐड किया है। ठीक है, तो हमारी एक क्वेश्चंस की बहुत अच्छी लिस्ट बन जाएगी ताकि हम उसको अपनी अपनी कक्षा में उपयोग में ले सकें। ठीक है। मुझे एक बात बताइए, पिछली बार आपने पिछले 2 वेबिनार में जो भी पर्यावरण के बारे में सीखा उसका कक्षा में उपयोग किया, और यदि किया है तो आपका अनुभव कैसा रहा, मैं जानना चाहूंगी आपसे पहले। कौन बताएगा? हेलो मैम। जी राबड़ी देवी। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जी मैम, हम बच्चों को मेढक वाला कराए ना धूप में, से बहुत अच्छा लग रहा था बच्चों को। बढ़िया। और जो पक्षी का है ना प्राणी, जो उसका गुण बताए। बढ़िया। जी मैम। वेरी गुड। और बाकी सबने क्या उपयोग किया? मैम हम भी मेढक वाला करवाए थे मैम। जी। मेढक वाला हम भी करवाए थे, और फिर क्या बोलते हैं, जो परछाया में जो मेढक जैसा नहीं दिखता है वो ना करवाए। बढ़िया। जी। हाँ। जी बेबी जी। मैम हम भी करवाए थे मेढक वाला, और फिर बटरफ्लाई वाला आसन करवाए थे। और फिर हमारे स्कूल में चित्र था जानवर का, मतलब सभी का, जानवर पक्षी सबका। तो बच्चा लोग से दिखा दिखा कर नाम भी पूछ रहे थे, और कहाँ देखे नहीं देखे पूछ रहे थे सब। और क्या खाता है वो भी पूछ रहे थे, तो बच्चा लोग सभी लोग हंस हंस के बता रहे थे। तो अच्छा भी लग रहा था। सब बटरफ्लाई कर रहे थे तो बोले
दीदी थक जा रहे हैं, तो बोला थक जा रही है तो शरीर में प्रॉब्लम है तब ना थक जा रही है, तो सुबह सुबह उठ के करना है। मम्मी को बोला देखिए हम बटरफ्लाई बन रहे उड़ रहे हैं, तो सभी बच्चा लोग हंस रहा था, जैसे नहीं कर पा रही तो बोले थक थक जा रहे हैं। तो अच्छा लग रहा था सबके चेहरे में स्माइल देखकर। ओके, बटरफ्लाई वाली जो एक्सरसाइज है उसमें क्या होता है, पैरों की एक्सरसाइज काफी होती है, क्योंकि जनरली ऐसी एक्सरसाइज बच्चे नहीं करते। बहुत साइकिल चलाएं या बहुत लंबा दौड़े तो ही वो एक्सरसाइज होती है जो हमारी बैठ के बटरफ्लाई में होती है। इसलिए वो थोड़ी थकाने वाली तो है, जो शुरुआत करे उसके लिए थकाने वाली जरूर है। बट रेगुलर यदि आप हफ्ते में 1-2 बार करवा दीजिए, उनको एक आदत डाल दीजिए 5 मिनट के लिए, तो बच्चे भी थोड़े से मतलब आदत हो जाएगी, तो नहीं होगी तकलीफ उनको, और रोज करेंगे। जी मैम। जी। जी, और कोई बताएगा? यस मैम, मैंने किए थे मैम। बच्चे जी लोग को मुकेश जी। बताए थे। जी, बच्चे लोग को बताए पक्षियों और जानवरों के जो होते हैं ना मैम गुण, और कौन से पक्षी घोंसला बनाती है, कौन से पक्षी जो है दूसरे घोंसला में अंडा देती है, ऐसे पक्षियों के बारे में भी बहुत सारा चर्चा की है मैम। अंडा कौन देता है या कौन बच्चे ही पैदा करते हैं, ये जी, सब बताए मैम। बढ़िया। जी मैम। और पहले का जो था ना मैम, उसमें पहले वेबिनार का उसमें से बताए थे मैम, पर्यावरण के जैसे बताए ना, आसपास के चारों ओर वातावरण को ही जी। पर्यावरण करते हैं, कहाँ से शुरू जी। करना है। जी धन्यवाद मैम। जी ठीक है मुकेश जी। अच्छा, किसी ने सिंहासन नहीं करवाया? मैंने बताया था सिंहासन करने के लिए। मैम हम डाक वाला बता रहे थे बच्चा लोग बच्चा सबको, लेकिन नहीं कर पा रहा था डाक वाला। मैम थोड़ा सा करता था, फिर नहीं कर चल नहीं पाता था। इसी तरह मतलब डक कुछ थोड़े। वॉक। जी मैम। मेरे हिसाब से बच्चे तो आसानी से कर लेने चाहिए। नहीं कर पा बड़ों को रहा था तकलीफ मैम। होती है, बच्चों को तकलीफ कम होती है। जी। 4-5 के बच्चे करवा रहे थे। कोशिश करिएगा फिर से। ये कुछ चीजें ऐसी है जो बच्चों को आनी चाहिए, इससे क्या होता है, शरीर के बहुत सारे अंग है जो वो बच्चों के काम करने लगते, खुल जाते हैं। मैं सिंहासन इसीलिए बोल रही हूँ क्योंकि वो गले की सारी नसें, फेफड़े से लेके गला सब कुछ खोल देता है सिंहासन। और मैं जूनियर सीनियर के बच्चों को हर रोज करवाती थी। उससे बच्चों की आवाज खुलती है, फेफड़े काम करते हैं, सांस अच्छी चलती है, बहुत सारे फायदे हैं उसके। किसी ने नहीं करवाया? अभी पिछले वेबिनार का वीडियो एक बार ओपन करके देखिएगा, मैंने बहुत सारे आसन और उसके बहुत सारे गुण बताए थे। कुछ एक चीजें आप लोगों ने की है, अभी काफी कुछ ऐसा है जो करना बाकी है। देखिए, हमारी इस ट्रेनिंग का अर्थ ही तब निकलेगा जब आप सारी चीजों को ग्रहण करेंगे, जितना मैक्सिमम पॉसिबल है करवाएंगे। ठीक है, मैं ये नहीं बोलती सब कुछ एक साथ हो सकता है, लेकिन याद रखिए थोड़ा थोड़ा, और उसको आप रेगुलर करवाइए। ठीक है। चलिए हम आज का शुरू करते हैं। नीरज जी प्लीज आप पीडीएफ शेयर करेंगे। आज का जो टॉपिक है, मैंने उसको सबसे पहला टॉपिक लिया है घर। जब आप बच्चों को घर के बारे में बताते हो, आप बच्चों से क्या पूछते हैं? यदि आपको बच्चों को घर के बारे में बताना है तो कैसे क्वेश्चन पूछेंगे? किस किस चीज से बनता है उसके बारे में पूछेंगे। वेरी गुड। घर किस किस चीज से बनता है? घर क्यों जरूरी है। घर किस प्रकार से होते हैं भी बता सकते हैं। जी, कौन घर किस किस प्रकार के होते हैं? घर में कौन कौन रहता है? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। और आप लोग स्कूल जाने से पहले कहाँ रहते थे, कहाँ रहते हैं? ठीक है। तो बच्चे खुद बोलेंगे कि घर में। ठीक है, घर कितने प्रकार के होते हैं बढ़िया। वो बताएं। जी। घर को बनाता कौन है? जी, धनंजय जी लिख रहे हैं कच्चा मकान पक्का मकान। जी बिल्कुल। घर कौन बनाता है, ये भी बढ़िया क्वेश्चन है। घर बनाने के लिए कौन सी सामग्रियां चाहिए? जी बिल्कुल। और आप कैसे घर में रहते हैं?
वेरी गुड। आप कैसे घर में रहते हैं? बच्चा कौन से घर के घर में रहता है वो बताएगा। कौन से कमरे में कौन सा सामान रहता है? जी बिल्कुल, हर एक कमरे के लिए सामान स्पेसिफिक होता है, वो सामान उसी जगह पे रखा जाता है। तो पहले तो कमरों की पहचान, कौन सा कमरा किस काम के लिए आता है और फिर वहां कौन सा सामान रहता है। जी चलिए, बिल्कुल सही है। घर के बारे में पहले तो, घर क्या है, क्योंकि बच्चे घर में रहते हैं उनको पता है, लेकिन वो सिर्फ अपने घर के बारे में जानते हैं, ज्यादा तरह के घर के बारे में पता नहीं होता है। तो ठीक है, तो हम घर बच्चों से घर के मॉडल बनवा सकते हैं, जैसे आप पहले वाले में देख रहे हैं अलग अलग तरह के मॉडल। या आप बच्चों को प्रोजेक्ट दे सकते हैं, अलग अलग बच्चों को, कि हर एक बच्चा एक एक तरह का अलग अलग मकान बनाए। हम लोग क्या करते हैं हमारे यहाँ पे, कि जब बहुत सारी चीजें बनवानी हो ना, तो मैं रोल नंबर वाइज डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मैं जैसे दिवाली होती है, समर वेकेशन होता है, तो हम लोग बच्चों को घर से कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट बनाने के लिए देते हैं। तो वो वेकेशन में क्या है, बच्चे थोड़ा सा बिजी रहे, थोड़ा कुछ सीख कर आए। लिखने का काम हम लोग नहीं देते, हम हमेशा प्रोजेक्ट का वर्क वेकेशन के लिए देते हैं। तो मैं क्या करती हूँ, रोल नंबर वाइज उसको डिस्ट्रीब्यूट करती हूँ। मेरे यहाँ पे 60 बच्चे हैं और मुझे सपोज 10 चीजें बनवानी, तो मैं 1 से 6 रोल नंबर वालों को एक चीज देती हूँ कि आपको ये बनाना है। फिर 6 से 12, 7 से 12 वालों को अगला। तो आप इस तरह से डिवाइड कर सकते हैं। तो क्या होगा, मतलब चॉइस देंगे तो बच्चे सारे इजी चीज जो होगी, आसान जो लगेगा, वो सब लोग एक साथ कर लाएंगे। तो एक तो बाइफर्केशन करना है ऐसे कि कौन क्या करेगा। ठीक है, उसके बाद जैसे हम घर सिखा रहे हैं, तो किस किस तरह के घर बनते हैं, अलग अलग चीजों से आप उनको बताइए। अच्छा, एक आप बताइए, आप लोग दिवाली में कभी घर बनाते हैं? मैं एमपी में पढ़ी हुई हूँ, तो वहां पे एमपी में हमारे यहाँ पे सिस्टम था, दिवाली आने से पहले बच्चे लोग घर बनाते थे। और हम लोग फिर उसी घर को, जब दिवाली के दिन होता है, तो उसमें बम पटाखे लगे करके हम फोड़ते भी थे उसको। मतलब खुद ही बनाना और खुद ही उसको विध्वंस करना, दोनों काम हम करते थे। आपने कभी किया है? जी मैम, हमने जी किया है। मैम। जी मैम, इधर भी होता है। होता है, यस वेरी मैम। गुड। मैं यहाँ गुजरात में अभी रहती हूँ, यहाँ ऐसा कोई सिस्टम नहीं है, लेकिन एमपी में जरूर था और हम लोगों ने किया है। वो आप घर किस किस चीजों से बनाते थे? ईंट मट्टी। मीट लिट्टी और पेंट जो रहता है उसमें। और कूट से भी बनाते हैं। जी, तो आप बच्चों को इस तरीके से अलग अलग तरीके सिखा सकते हैं। देखिए, जैसे आप सामने आपको दिख रहा है, यदि झोपड़ी वगैरह बनाना है, तो बच्चों को बोलिए अपने आसपास पेड़ पौधे की डंडियां वगैरह मिल जाएगी, उसको लेके, जो गारा मिट्टी, चिकनी मिट्टी जहां से मिल जाती है, उसको लीप के वो बना सकते हैं। उसके ऊपर झाड़ू की कतरन लगा के ऊपर छत बना सकते हैं। यदि घास मिल जाती है तो वो उसको छत पे लगा के, है ना, झोपड़ी या ऐसा वो बना सकते हैं। पक्का वाला घर यदि बच्चों को दिखाना है, तो कार्डबोर्ड से बना सकते हैं, है ना, मोटी शीट या कार्डबोर्ड लेके, या अखबार को बहुत सारा फोल्ड करके उसको किसी चीज पे चिपका के इस तरीके से भी बना सकते हैं। इसके अलावा यदि इग्लू बनाना है, इग्लू सबको पता है यस। यस मैम। क्या होता है? बर्फ से बर्फ में जो घर में बनता रहता है है। ये सर्दियों घर। में घर बनाए जाते हैं ताकि बर्फ रुक ना रुके और बर्फ पिघल के गिर जाए नीचे। मैं कुछ समझी नहीं, मुझे क्लियर नहीं हुआ। जो बर्फ पिघल के गिर जाए मतलब? इग्लू बर्फ में बनता है, बर्फ की सिल्लियां होती है, उसको एक के ऊपर एक रख के इग्लू बनाया जाता है। ठीक है, अभी इग्लू बर्फ के अंदर रहता है, बर्फ का घर है, तो अंदर से कैसे होगा वो? हमने देखा तो नहीं, हम सोच सकते हैं। बर्फ में ही रहते हैं और बर्फ का घर है। जी धनंजय जी, अंदर से गर्म होता है। कोई मुझे बताएगा क्यों? क्योंकि वो उसमें खिड़कियां नहीं, हवा प्रवेश नहीं होता है उसमें। ठीक है, सही है। ये अकेला रीजन नहीं है, और भी एक रीजन है। उसका दरवाजा भी बहुत छोटा होता है क्योंकि वो लोग गुड़क के घुसते हैं। हाँ, और तीसरा उसका शेप। एक्चुअली दरवाजा इसी तरह से रखा जाता है, खिड़की नहीं रखी रखी जाती, और शेप उसका ऐसा होता है। आपने देखा होगा हमेशा पिरामिड बनाते हैं। एक्चुअली क्या होता है, जो गर्मी होती है, मतलब जब भी हीट बढ़ेगी तो हवा नीचे से ऊपर जाती है ना। इग्लू का शेप ऐसा उल्टे कटोरे के जैसा होता है। उससे क्या होता है, जो लोग भी रहते हैं उनके शरीर की जो गर्मी है, वो जब ऊपर जाती है तो उस शेप की वजह से वापस नीचे आ जाती है।
तो अंदर का जो माहौल, अंदर की जो गर्मी है वो वहीं पे अंदर रहती है ना। तो बर्फ की ठंडक उनको महसूस नहीं होती है, अंदर गर्माहट होती है, बाहर से हवा नहीं आती है। उसका शेप इस तरह से होता है, और दरवाजा जो होता है वो भी थोड़ा सा लंबा सा टनल जैसा होता है जिसके अंदर झुक के जाना है। तो बाहर के वातावरण का अंदर फर्क नहीं पड़ता, इसलिए इग्लू अंदर से गर्म होते हैं। बर्फ के बने होने के बाद भी इग्लू अंदर से गर्म होते हैं। मतलब वहां जो बाहर टेम्परेचर होता है उसके कंपैरिजन में अंदर टेम्परेचर ज्यादा रहता है, गर्मी ज्यादा रहती, कोजी होते हैं, तो वो इसलिए ठंड में ये काम आते हैं। ठीक है। अभी इसके बाद मॉडल में एक दिख रहा है टेंट। टेंट किस तरह का घर है? तंबू जिसको बोलते हैं, जी मैम। किस तरह का घर होता है ये? कुछ समय के लिए बना जाता है। वो हम लोग जी कहीं भी जाते हैं तो वहां बनाते हैं जी, घरों का। टेम्पररी, थोड़े समय के लिए जब कहीं पे रहना हो तो तंबू, ये टेम्पररी हाउस होते हैं, परमानेंट नहीं होते हैं। ठीक है। अभी इसमें और थोड़ा सा आप ये कर सकते हैं, अ, ऐसे घर जो स्थायी होते हैं, ऐसे घर जो मूविंग होते हैं, है ना, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं। जी, बांस और त्रिपाल की सहायता से बनता है। जी धनंजय जी, बिल्कुल। हाँ, ऐसे घर जो मूव करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, ऐसे घर कौन से होते हैं? तंबू ही हो। नहीं, तंबू तो एक जगह जहां लगा दिया, वहां आप जब जाते तो अपने साथ में घर पूरा एक साथ चलता है, ऐसी जगह कौन सी होती है? जी, पढ़ा आप हाँ लोगों ने? जी मैम। बोट हाउस। जी, बोट हाउस, नौका घर। हाँ, एक और दूसरा, एक और होता है। और एक सर क्या बोलते हैं एक और घर है जो चलता है। मैं घूमने के लिए जहाँ पे ट्रैकिंग करने के टाइम में जो तंबू लेके चलते वो हो सकते हैं मैम वो। तंबू तो हम कहीं एक जगह पे लगा देते हैं, फिर उसको फोल्ड करके फिर कहीं और चले जाते हैं। यस घर मैम। जो चलता है, ये तो फोल्डिंग हो गया। एक होता है कारवेन। एक बड़ी सी वैन होती है, उसके अंदर सारी सुविधाएं होती है, छोटा सा एक कोने में किचन होता है, एक जगह पलंग लगा होता है, एक जगह बैठने की व्यवस्था होती है ना। इसको कारवैन बोलते हैं। कार तब चालू, चार पहियों के ऊपर चलता है, उस कार वैन को लेकर कहीं भी जाया जा सकता है ना। आपने शायद अंग्रेजी मूवी में या उसके सीरियल्स वगैरह में कहीं देखा होगा, कार्टून यस में मैम, मैं देखा, देखे हैं हम। है ना, कार वैन। हाँ। तो ये दो तरह के घर ऐसे होते हैं जो चलते हैं, एक नौका घर और एक ये कार वैन। ठीक है, ये दो मूव करने वाले घर है, बाकी घर स्थायी जगह अपनी जगह पे होते हैं। कच्चा घर, पक्का घर, ये तरीके हो गए, है ना। इसके अलावा जो शहरी जगह है जहां पर हाई राइज बिल्डिंग होती है। हाई राइज बिल्डिंग क्यों होती है? वहाँ जगह की कमी होती है। जी, कम जगह के अंदर ज्यादा लोगों को समाहित करने के लिए एक के ऊपर एक मंजिलें बनाई जाती है। ठीक है, इसको फ्लैट या मल्टी स्टोरी बिल्डिंग कहा जाता है। आ, आप लोगों ने कितनी मंजिल तक की बिल्डिंग देखी है? 10 तक। हमारे अहमदाबाद में अब 22 से 25 मंजिल आम बात हो गई है। यहाँ हम लोग यहाँ तो 10 मंजिला भी है यहाँ जी बगल में। जी, मैं जिसमें रहती हूँ उसी में 12 मंजिल तो घर है, और हमारे आसपास जो और दूसरे बन रहे हैं 22 से 25 मंजिल अब आम बात हो गई। पहले मतलब 10 मंजिल बहुत बड़ी बात होती थी कि 10वीं मंजिल कौन रहेगा। अभी मुंबई जैसी हालत यहाँ पे भी होने लगी है। मुंबई में 25-30 मंजिल आम बात हो गई है, क्योंकि जनसंख्या बहुत ज्यादा बढ़ रही है ना। जनसंख्या के हिसाब से जगह नहीं बढ़ सकती, तो हम ऐसे नहीं फैलते तो ऊपर फैलते हैं। मधुबन में 8 से 10 मंजिल है। जी बिल्कुल। छोटे गांव में छोटी जगह, जहाँ पे जगह मिल जाती है वहां पे ऊपर बढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जब जहाँ चौड़े नहीं हो सकते वहां पे लंबे होते हैं हम, तो वो मंजिलें ऊपर बढ़ती है। ठीक है। तो ये टाइप्स ऑफ हाउस, कितने तरह के घर होते हैं, ये हमने डिस्कस किया। मैंने आपसे जिस तरह से डिस्कस किया, बच्चों के साथ आप इसी तरह से क्वेश्चंस पूछिए, सामने से आंसर आएंगे। ये बच्चों को सिखाने का तरीका हम प्रोजेक्ट बनवा के बनाने के लिए दे सकते हैं, उसके बाद बच्चों के साथ डिस्कशन कर सकते हैं। अभी दूसरा जो इसमें टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो है पार्ट्स ऑफ हाउस, घर के हिस्से। घर में
कौन सी जगह, हर एक कमरे का, हर एक जगह का नाम होता है अलग अलग। ठीक है, कौन से हिस्से को क्या कहा जाता है, वहां भी अभी हमने जैसे डिस्कस किया एक क्वेश्चन की, वहां क्या कौन सा सामान किस घर के हिस्से में रखा जाता है ना। अभी ये नॉर्मल क्वेश्चन, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि पलंग कहाँ रखा होता है, सोफा कहाँ रखा होता है, खाना बनाने का सामान कहाँ रखा होता है, नहाने कहाँ जाते हैं, है ना। सोने के, जहाँ सोते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं, जहाँ बैठते हैं उस कमरे को क्या बोलते हैं। घर के आगे, अभी जैसे फ्लैट वगैरह में हमारे यहाँ तो ये सिस्टम थोड़ा कम हो जाता है, लेकिन जो जमीन से 2 मंजिला घर बनते हैं उसमें आगे आंगन निकलता है ना। तो आंगन का सिस्टम हमारे शहरों में अब कम हो गया है ना। एक कॉमन सबका वो होता है बीच में, वहां बच्चों के लिए जगह होती, बाकी आंगन अब नहीं रहते। तो जो 2 मंजिला घर या बंगला वगैरह होते हैं तो उसमें आगे आंगन, तो ये सारे घर के अलग अलग हिस्से, तो आप ये इनसे डिस्कस कर सकते हैं। ये भी प्रोजेक्ट में दे सकते हैं बच्चों को, घर के अलग अलग हिस्से, एक हिस्सा आपको बनाना है, उसमें जितनी चीजें उतनी चीजों के पिक्चर बनवा के शीट पर लेकर आइए, है ना। हर एक बच्चा जैसे लेता है, हर एक कमरे में कौन कौन सा सामान रखा जाता है, तो आप न्यूज़पेपर के अंदर बहुत सारे हर रोज के सामान की चीजें, बहुत सारे फोटोग्राफ्स आते हैं, बच्चे उसको कट करके चिपका कि ये इस कमरे का सामान है, ये उस कमरे का सामान है। इसको आप बच्चों के साथ एक्टिविटी में भी कर सकते हैं, है ना। कमरे के नाम सामने लिख दीजिए और जो सामान है उनको थोड़ा सा मतलब कुछ कार्डबोर्ड वगैरह पे उन पिक्चरों को चिपका दीजिए, और फिर बच्चों को बताइए कि ये सामान है, इसका देखिए, और आप कमरे कौन से कमरे में रखेंगे। तो जैसे 4 कमरे, अपने 4 सामने अलग अलग जगह रखी, तो बच्चा रखेगा, यदि वो बाल्टी है तो बच्चा बाथरूम में रखेगा, यदि वो कुर्सी है तो बच्चा बैठक रूम में रखेगा, यदि वो पलंग का फोटो है तो बच्चा सोने के कमरे में रखेगा, यदि रसोई का कुछ सामान है तो बच्चा रसोई में रखेगा। तो आप इस तरह से बच्चों से एक मतलब प्ले वे मेथड में कुछ गेम जैसा भी बनवा सकते हैं, है ना। आप जितनी चीज मैं बता रही हूँ आप थोड़ा सा नोट करते जाइए, ताकि आपको कभी भी क्लास में कुछ करवाना है, मौका मिले तो आप इसको जरूर बच्चों के साथ प्रैक्टिकली करिएगा। मेरा ये एक्सपीरियंस है, जब हम बच्चों के साथ ये चीजें प्रैक्टिकली करते, जिस बच्चे ने जो प्रोजेक्ट बनाया है वो उसको बहुत अच्छे से याद रहता है, उसको वो चीज बहुत अच्छे से समझ में आती है। तो जितना आप प्रैक्टिकल चीजें करवा सकते हैं या करने के लिए बच्चों को दे सकते हैं, वो उनके लिए ज्यादा अच्छा होगा। ठीक है, नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। अभी एक ये घर का डायोरामा, ऊपर ये एक घर का डायोरामा है। ठीक है, डायोरामा मैंने आपको पहले बताया था क्या होता है। देखिए इसमें क्या करना है, आपको मेरी विंडो दिखाई दे रही है, इस तरह से हाउस के शेप में कट करना है। ठीक है, घर के शेप में ऐसे कट कर लिया, फिर एक शीट को ऊपर से आधे तक कट लगाया, दूसरी शीट को नीचे से आधे तक कट लगाया। ठीक है, और फिर इन दोनों को आपस में इस तरह से हम डाल सकते हैं। समझ आ रहा है सबको? जी मैम। क्लियर है सबको? यस मैम। दोनों शेप एक जैसे काटे, एक को ऊपर से कट किया, एक को नीचे से आधा आधा, और इसको एक दूसरे के अंदर डाल दिया। तो ये क्या होगा, अपने आप ये स्टैंड जैसा बन गया। मेरी शीट थोड़ी पतली है, इसे नहीं तो थोड़ा हार्ड शीट होगी, तो अपने आप ये खड़ा रहेगा। और इसके बाद हर एक कमरे का चित्र यहाँ पे आप बच्चों से ड्रॉ करवा सकते हैं या चिपकवा सकते हैं, कुछ भी करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये एक डायोरामा इस तरह से आपका बन सकता है। बहुत इजी है बनाना, बहुत मजा आएगा। बच्चों को दे दीजिए, इसके बाद बच्चे वो बनाते रहेंगे। यहाँ सोफा बनाया, यहाँ पे किचन बनाया, यहाँ पे अलमारी बना दी, बहुत सारी चीजें हर कमरे के हिसाब से। बाथरूम का है तो बाथरूम का पिक्चर बना देंगे। तो अलग अलग चीजें बच्चे बना सकते हैं, और प्रैक्टिस उसको आप मतलब बच्चों से जब एक बार बनवा लिया तो स्कूल में एज ए TLM आप उसको रख सकते हैं, तो उसको दोबारा भी दूसरे बच्चों को दिखाने के लिए, दूसरी क्लास को दिखाने के लिए यूज कर सकते हैं। क्लियर है सबको? इजी है डायग्रामा बनाना? यस मैम। जी यस मैम। मैम। मैं यस आशा मैम। करूंगी कि आप में से कोई बनवा के यस मैम। के पिक्चर डाले। जी मैम। यस मैम। ठीक है जी। जी मैम। अच्छा, कुछ एक क्वेश्चंस तो हमने कर लिया, अभी और कुछ क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं घर के रिलेटेड। बच्चों को सिखाने के लिए हम क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं? मैम घर कौन सी शेप में रहता है मैम? ठीक है, किन किन आकारों में होता है? बिल्कुल। मैम हम बच्चों से पूछ सकते हैं कि किचन में क्या क्या सामान रहता है, और बरामदा में क्या चीज रहता है, जी रूम में क्या, सोने वाला रूम में क्या चीज रहता है। जी जी,
बिल्कुल कर सकते हैं मैम जी। और एक क्वेश्चन है मैम, खिड़की जो है एक समान मतलब आमने सामने लगानी चाहिए, उसका भी रीजन है मैम, हवा हवा जी मतलब वातानुकूलित के लिए है। मुकेश जी, इसमें एक और बात होती है, आपकी बात बिल्कुल सही है, आमने सामने जो होगी तो एयर वेंटिलेशन जिसको बोलते हैं, हवा का बहाव सही रहेगा तो घर के अंदर यस ताजी मैम। हवा आएगी। दूसरा, दिशा का भी ध्यान रखा जाता है ना। जी मैम। हम लोग यदि उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं और यदि हमको धूप चाहिए बहुत अच्छी, तो हमको दक्षिण की तरफ लगानी चाहिए। यदि हमको हवा चाहिए अच्छी, तो हमको पूर्वी पश्चिमी दिशा में खिड़कियां लगानी चाहिए, है ना। आपको, आप किस जगह पे रहते हैं, आपको किस चीज की ज्यादा, आप यदि ठंडी जगह पे रहते हैं और घर में धूप चाहते हैं, तो दक्षिण की तरफ खिड़कियां ज्यादा है, ये देखिए, है ना। क्योंकि हम उत्तरी गोलार्ध में रहते हैं, तो सूर्य मतलब इक्वेटर और ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की तरफ भी जब जाता है, भूमध्य रेखा में हो या उससे नीचे, तो भी हमारे वहां पे धूप उस दिशा से आएगी, ठीक है। और हवाएं जनरली पूरब पश्चिम की दिशा में चलती जी मैम। है ना। तो आप कहाँ हाँ रहते जी हैं, मैम। आपका घर किस आसपास, क्या चीजें हैं और आपको किसकी जरूरत ज्यादा है, उसके हिसाब से आप ये चीज कर सकते हैं। बिल्कुल वेंटिलेशन होना चाहिए, है ना। इसलिए खिड़कियों खिड़कियों को ऐसे मतलब वातायन कहा जाता है। वात मतलब हवा, आयन मतलब सूर्य। तो जिससे हवा और सूरज की किरणें दोनों अंदर आ सके, ऐसी जगह घर के अंदर, उसको वातायन कहते हैं, ठीक है। चलिए नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी मेरे क्वेश्चंस है उसको हम देख लेते हैं। आप कैसे घर में रहते हैं, ये हो गया हमारा। घर में जी कौन कौन मैम। रहता है, ये भी हो गया। घर के प्रकार, ये धनंजय जी ने बताया था, कच्चा, पक्का, झोपड़ी, बंगला, फ्लैट, तंबू, नौका घर, इग्लू, है ना, हमने डिस्कस कर लिया। उसके बाद घर के भाग, बैठक, रसोई, सोने का कमरा, बाथरूम, बरामदा, ये सारा भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। अभी कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन जो रह गए हैं। घर कैसे सजाते हैं, है ना। अपना घर जो बनाता है, सबसे पहले उसको सजाने के लिए सोचते हैं। तो घर कैसे सजाते हैं, आप बच्चों से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपके घर में सजावट कैसी होती है। एक सजावट होती है वो जो हमेशा के लिए नॉर्मल रहती है। दूसरी एक सजावट त्योहारों पे स्पेशल तरीके से होती है ना। बहुत सारे क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकते हैं। कौन से त्योहार में आपका घर सजता है, जैसे दिवाली आती है तो हमारे यहाँ पे सारे कवर बदल जाते हैं, है ना। सब लोग घर में तोरण सजाते हैं, रंगोली बनाते लाइट हैं, लगाते स्टिकर्स हैं। लगाते हैं, कुछ स्पेशल चीजें होती है जी मैम। है ना। तो ये कुछ क्वेश्चंस, जैसा जिसका त्योहार, मतलब बहुत सारे अलग अलग त्योहारों पे अलग अलग तरह से घर को सजाया जाता है, बहुत सारे होते हैं। बच्चों से जितना पूछेंगे उतने नए आंसर्स मिलेंगे। फिर घर की सफाई कौन करता है ना। एक जनरल आंसर आपको मिलेगा कि मम्मी करती है, लेकिन फिर आप घर में क्या करते हैं, ठीक है। बच्चा घर में क्या करता है, ये जो हमने बच्चों को संस्कार सिखाए, तो हम इसमें अपने पर्यावरण के साथ उस बच्चों को संस्कारों के बारे में डिस्कशन कर सकते हैं कि घर में यदि आप रहते हैं, घर में जितने लोग रहते हैं, घर की जिम्मेदारी सबकी बराबर होती है ना। सिर्फ लेडीज के ऊपर काम छोड़ देना ये सही नहीं है। बच्चों को सिखाना है कि जितना आपका काम है और आपको करना है, से आपका सामान घर के अंदर, आप स्कूल से गए तो आपका बैग उसकी जगह पे रखना आपकी जिम्मेदारी है, अपनी किताबें संभालना आपकी जिम्मेदारी, अपने खिलौने संभालना आपकी जिम्मेदारी। आप यदि घर पहुंचे, यूनिफॉर्म निकाला तो उसको सही जगह पे रखना, धोने वाला है तो धोने के कपड़ों में रखना, है ना। आप बाहर से कहीं आते हैं तो जो कपड़े बाहर के पहनते हैं उनको उतार के कहीं फेंका, उसी जगह उसको सही से तय करके रखना। तो आप घर में क्या काम करते हैं, बच्चे क्या कर सकते हैं, बच्चे अपनी चीजें संभाल सकते हैं, अपने लायक काम कर सकते हैं। उसके बाद थोड़े बड़े बच्चे हैं तो वो यदि माँ बाप की मदद कर सकते हैं तो आप वो उनके साथ ये संस्कार डिस्कस कर सकते हैं। यदि 5वीं 6ठी 7वीं के बच्चे हैं तो काफी कुछ घर के काम ऐसे हैं जो वो खुद कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे भी एक डिस्क्रिमिनेशन आता है, लड़कियां घर में काम करती, लड़के नहीं करते। मैं जब पढ़ाती हूँ 6 7 को, तो मैं लड़कों से पूछती हूँ क्वेश्चन कि आप में से कितनों को चाय बनाना आती है, आप में से कितने लोग घर में जब मेहमान आते हैं तो पानी का ग्लास लेकर आते हैं, या चाय बनाते हैं, नाश्ता प्लेट में निकाल कर देते हैं, है ना। तो ये सारे बहुत सारी चीजें होती है, जब आप एक टॉपिक पढ़ाते हैं तो दूसरी चीजें उसको इस तरह से उसमें जोड़ के बच्चों से क्वेश्चंस पूछ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, घर का कौन सा हिस्सा पसंद है और क्यों। इसका आंसर मैं आप सबसे चाहूंगी। मुझे सबसे इसका आंसर चाहिए कि आपको आपके घर का
कौन सा हिस्सा पसंद है, कहाँ पे रहना आपको पसंद है और क्यों? सबको बताना है, चलिए बताइए। जय जिनेंद्र मैम। जी बेबी जी। मैम घर के हिस्सा में हमको ज्यादातर पेड़ पौधे की जगह ही रहने मन करता है। जैसे हम लोग खेती उती करते हैं तो ज्यादातर मतलब जैसे घर में रहते हैं तो अधिकतर उधर ही रहते हैं। और एक रूम है मेरा घर में, वहां सिलाई करते हैं। तो या तो फिर वहीं रहते हैं हम, या तो कुछ देखते हैं मोबाइल से, या फिर सिलते हैं देख देख के। या फिर घर में रहते तो या तो ज्यादातर बारी में रहते हैं या फिर अपना कपड़ा सिलते हैं। ठीक है, तो जिस कमरे में आप अपनी सिलाई वगैरह करते हैं आपको वो कमरा पसंद है, और दूसरा वो हिस्सा जहाँ पे पेड़ पौधे हैं। जी जी वेरी गुड, बहुत बढ़िया बेबी जी। अब कौन बताएगा? यस मैम, मैं बताना चाहूंगा। जी मुकेश जी। जी, इंदिरा आवास हम लोग के यहाँ होता है मैम। उसमें हम रहते हैं मैम अधिकतर, और वहां पर अकेले रहते हैं मैम। घर के बगल में है, मतलब एक घर, अलग घर बनाए गए हैं ढलाई का। अच्छा। तो वहीं पर रहते हैं, स्टडी करते हैं, शोरगुल का नहीं होता है मैम, कुछ नहीं। बच्चे लोग ओके। नहीं जाते मैम घर के, अच्छा, मोबाइल चलाते हैं, पढ़ते हैं मैम, और रहते वही, सोते भी वही हैं। खाना वेरी खाने के लिए गुड। आते हैं बस। तो आपको जैसे अपनी पर्सनल जगह मिल गई, सबको नहीं मिलती है। यस मैम। मम्मी की मार से बचने के लिए कोने वाली जगह। वेरी गुड धनंजय। बहुत बढ़िया धनंजय जी। जी अब कौन बताएगा? जी बोलिए, कौन बोल रहा है? जय जिनेंद्र मैम। जी सरिता जी। मैम हमको अपना रूम ही अच्छा लगता है। वहाँ मेरा रूम में जैसे कि बहुत सारे किताबें रखी हुई है, कॉपी। तो जब अकेले रहती हूँ फुर्सत में तो किताब थोड़ा मोड़ा पढ़ लेती हूँ मैम। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। वेरी नाइस, वेरी गुड। मेरा भी वैसे एक जवाब ये है। जी मैम अभी कौन मेरा बता? बेडरूम, जी अपना बेडरूम में हमको अच्छा लगता है मैम। ओके, क्यों? क्यों? अपना बेडरूम में सब रखे हैं, किताब उताब नहीं पढ़ते हैं, सब बोर्ड वोर्ड लगल है, सब चार्ज है, सब मतलब सारा काम अपना बेडरूम में कर लेते वाह वेरी गुड, बढ़िया। अपना बेडरूम पसंद है, ठीक है। जी अब कौन बोलेगा? जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र जी। मैम हमें तो घर का है, अपना जो घर होता है वही तो पसंद है, जिसमें से टाइम मिलता है तो मैं अपना सिलाई वगैरह कर लेती हूँ। और फिर जब नीचे रूम में आती हूँ तो फिर थोड़ा बहुत भागवत गीता वगैरह पढ़ने का टाइम मिलता है तो मैं पढ़ लेती हूँ। क्या बात है, वेरी गुड, बहुत बढ़िया अर्चना जी, बहुत बढ़िया। जी टेकलाल जी, आप जहाँ पढ़ते हैं वहीं रहते हैं, बढ़िया। बहुत सारे लोग बाकी हैं अभी, चलिए जल्दी बताइए। अनुप्रिया जी, लालमणि जी, बीना जी, उषा जी। हेलो मैम। जी जी मैम हमको भी अपना रूम पसंद लगता है मैम, ठीक है, बढ़िया। क्योंकि वहाँ जैसे किताब कॉपी है, अपना सामान है, वही हमको पसंद लगता है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। हेलो मैम। जी जैसे हम लोग
एक बीच बीच वाला रूम में रहते हैं तो दोनों तरफ आंगन है, इधर निकलते हैं इधर भी आंगन ही, और इधर भी निकलते हैं तो उधर ही आंगन। जिधर से जो घुसते हैं तो तुरंत पता चलता है कि कौन आ रहे हैं, और जो कमरा में रहते हैं वहीं पे हम लोग का सब कुछ है, जैसे किताब कॉपी सब रखा हुआ है। अच्छा, जी मैम। ओके, बढ़िया। जय जिनेंद्र मैम। जी, जय जिनेंद्र। मैम हमको तो सभी रूम पसंद है। कोई फेवरेट नहीं है? नहीं, सब रूम में मेरा बुक है, जिस रूम में भी घुसते हैं मना कि जब जरूरत पड़े तो अपना पसंद का किताब पढ़ लेते हैं। ओके, बढ़िया। जी, महेश जी जहाँ बच्चों को पढ़ाते हैं वो कमरा पसंद है, वेरी गुड। ठीक है, अभी मैं आप में से काफी सारी लेडीज हैं। जी सुल्तान जी, जहाँ पढ़ाई करते हैं वो जगह पसंद है। ठीक है, बढ़िया, अच्छी बात है। वो जगह सबको पसंद होती है, मेरी पसंद की जगह में है वो। दूसरा, जो लोग लेडीज हैं, मेरे लिए एक और पसंद की जगह है, वो है मेरा किचन, है ना, बिकॉज वो मेरा है ना एक्सपेरिमेंटल हाउस है, वहां पे बहुत सारे प्रयोग करते रहते हैं। जी सावित्री जी, आपको अपना रूम पसंद है और आंगन बहुत पसंद है, वेरी गुड। आंगन सबको अच्छा लगता है, वहां बहुत सारी चीजें हो सकती है बैठ के। ठीक है, मैं किचन बहुत पसंद करती हूँ, बहुत सारी चीजें मैं यूट्यूब देख के फोन सामने रख के बहुत सारी नई नई रेसिपीज। कई बार होता है कुछ बिगड़ जाता है तो घर वालों की बातें भी सुनते हैं, कई बार बहुत अच्छी चीजें बनती तो बहुत सारी तारीफें भी मिलती है ना, वो हमारी प्रयोगशाला है। तो एक वो भी मुझे पसंद है, नया नया एक्सपेरिमेंट करना पसंद है। तो मुझे एक वो मेरी प्लस दूसरा, जहाँ पे मैं टेबल पे बैठ के अपना काम करती हूँ, है ना, मैं यदि वेबिनार है तो उसकी तैयारी करती हूँ, मैं स्कूल के लिए क्वेश्चन पेपर बनाती हूँ या अपनी किताबें पढ़ती हूँ, तो वो भी मेरा एक फेवरेट कोना है, पर्टिकुलर एक ही जगह पे उस टेबल पे बैठ के मैं काम करती हूँ। तो ये मेरी आप बच्चों से इस तरह से बहुत सारे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एक और चीज होगी, जैसे हम सब क्योंकि टीचर है, हम पढ़ने पढ़ाने में, इसलिए हमको अपनी किताबों से, काफी सारे लोगों को यही है कि किताबें, और जो हम अपने शौक का काम करते, जैसे बताया कि सिलाई वाला कमरा है या पढ़ने वाला कमरा है, वो हमको पसंद है। अब जब बच्चों से पूछेंगे तो आपको बच्चों की मानसिकता समझ में आएगी, उनको क्या पसंद है तो क्यों पसंद है ना, आप उनके साइकोलॉजी को समझ सकते हैं जब बच्चों से इस तरह के क्वेश्चन करेंगे तो बहुत सारी चीजें उनके बारे में आपको जानने को मिलेगी। उनके जो आंसर मिलते हैं तो किस तरीके से बोलते हैं, आप उनसे कारण पूछिए, फिर वो जो कारण बताते हैं तो बच्चे का इंटरेस्ट पता चलेगा, बच्चे का नॉलेज पता चलेगा, वो कितना जानता है, किस चीज में रुचि रखता है, वो क्या करना चाहता है ना। तो जब भी हम क्लास में होते हैं तो थोड़े से ऐसे क्वेश्चन, मतलब ओपन एंडेड क्वेश्चन बोलते हैं इसको, कि जिसके बहुत सारे जवाब आ सकते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन क्लास में हमेशा पूछने चाहिए, ताकि बच्चों के साथ, मतलब उन लोगों को भी हम जान सके, बहुत सारी चीजें उनके बारे में पता चल सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, घर में और कौन रहता है, मतलब पालतू जानवर। घर में इंसान को तो सब पहचानते हैं, वो उसके अलावा घर में इंसानों के अलावा भी और रहते हैं, तो एक पालतू जानवर। तो बच्चों के बहुत सारे होंगे ऐसे कि जिनके पास पालतू जानवर होंगे, वहां बच्चों के पास से आपको बहुत सारी चीजें मिलेगी। ओके, बालकनी में से पारसनाथ पहाड़ का दृश्य सुंदर दिखता है। राजकुमार जी, आप बहुत नसीबदार है, ऐसी जगह पे रहते हैं जहां से बालकनी से पारसनाथ पहाड़ दिखता है। मतलब हम लोगों के लिए तो ये एक खाली सपने जैसी बात है जिसको आप जीते हैं। वेरी नाइस, वेरी गुड। ठीक है, तो पालतू जानवरों के बारे में बच्चे से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, कौन से जानवर घर में रहते हैं, क्या उनका उपयोग है। कुछ जानवर होते हैं जो बहुत उपयोगी होते हैं, कुछ जानवर सिर्फ शौक के लिए पाले जाते हैं, मतलब, और उनको एक, मतलब बच्चों की तरह रखना पड़ता है जब घर में किसी जानवर को रखते हैं। वो डिस्कशन घर में हो सकता है। इसके बाद एक और चीज होती है, मतलब एक हर इंसान का एक सपना होता है कि मेरा घर ऐसा हो, है ना, हम सब अपने घर में रहते पसंद करते, लेकिन फिर भी एक चीज दिमाग में होती है कि मेरे घर में ये चीजें होनी चाहिए, मेरा घर ऐसा होना चाहिए। है, जैसे अभी मैंने राजकुमार जी से कहा कि आपको अपने कमरे से बड़ा ऐसा पहाड़ दिखता है, मतलब मेरे लिए ये सपना है कि मैं अपने घर के गैलरी में जाऊं और मुझे पहाड़ दिखे इतने सारे। हम शहरों में रहने वाले लोगों को ये चीजें नहीं मिलती है, तो ये मेरे ड्रीम हाउस में आप रहते ही समझ लीजिए। आपके सपनों का घर कैसा है, आप कैसे घर में रहना चाहेंगे, ये क्वेश्चन बच्चों से, इससे भी बच्चों की थिंकिंग, कौन कितना हाई लेवल सोचता है, मतलब कौन भविष्य में सपने देखता है, जो सपने देख सकता है वही पूरे कर सकता है। तो किस तरह के सपने देखते हैं, वो क्या चाहते रख, यहाँ पे हम बच्चों के अंदर सपने देखने की क्षमता जगा सकते हैं। आप उनको मतलब प्रेरित कर सकते हैं कि आप सोचिए, सोचेंगे तो कर पाएंगे, है ना, जितना ऊंचा सोचेंगे उतना ऊंचा पा सकते हैं हम। तो वो आप उनको थोड़ा सा
प्रोत्साहित कर सकते हैं बच्चों को सपने देखने के लिए, अपना भविष्य सजोने के लिए। ठीक है। इसके अलावा आपको कोई और क्वेश्चन दिमाग में आता है जो घर के बारे में रह गया हो? नहीं? मोस्टली हमने सारे क्वेश्चन जितने हो सकते हैं घर के मामले में लगभग सारे डिस्कस कर लिए हैं। ठीक है मैम जी। कौन से सामान कहाँ उपयोग होता है मैम जी? घर के कौन सा सामान कहाँ उपयोग होता है? जी, कौन सी चीजें घर में कहाँ रखी जाती है वो हमने डिस्कस किया। घर में रखी जाने वाली चीजें। नो मैम, कौन सी सामान मतलब कौन सी कामों में आता है? अच्छा ठीक है, हाँ, घर में जो रखा है सामान, कौन से सामान से क्या उपयोग लेते हैं, ऐसा? यस मैम। जी बिल्कुल। जी बिल्कुल, घर की कौन सी चीज है, उसका क्या उपयोग करेंगे, कैसे करेंगे? जय जिनेन्द्र मैम। जी जय जिनेन्द्र। मैम भाई यह भी हो सकता है घर का कौन सा सदस्य आप ज्यादा सदस्य को ज्यादा मानते हैं या फिर है ना? देखिए, मैं यहाँ पे इस क्वेश्चन को, सॉरी, हाँ, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ। सदस्य को ज्यादा मान किस आधार पे मिलेगा, मुझे ये बताइए। बड़ा है मानना इसलिए, नहीं है मतलब पुरुष है इसलिए, बड़ा है इसलिए? मानना नहीं मैम, दूसरा क्वेश्चन बोलना चाहते थे हम। जी बोलिए। गार्जियन के रूप में आप किसको मानते हैं सो? देखिए, मैं मतलब थोड़ी सी इसमें ख्यालात मेरे अलग हैं आपसे। घर में सभी लोग बराबर होते हैं, कोई बड़ा कोई छोटा, मतलब किसी की ज्यादा महत्व और किसी का कम महत्व ऐसा नहीं होता है। घर के सारे लोग मिल के परिवार को पूरा करते हैं। तो घर में जो छोटे से बच्चे का है उसका भी महत्व उतना ही है ना, एक बच्चे के बिना भी अच्छा घर पूछ अधूरा सकते रहता हैं है। कि बोला आपका घर में कौन है जो आप जी करते हैं? हाँ, घर में कौन क्या करता है ये हमने पहले, जब इसके पहले परिवार वाला किया था कि घर में कौन क्या काम करता है, आपको कैसे मदद करता है, वहां हमने ये क्वेश्चन पूछा था, जी मैम। है ना। फैमिली में हमने ये क्वेश्चन डिस्कस किया था कि आपके घर में कौन क्या करता है, किसका महत्व आपके लिए क्या है, कौन सा काम आपका किससे पूरा होगा। जैसे खाना बनाना तो आप मम्मी से, पैसा चाहिए तो आप पापा से मांगेंगे, है ना। हाँ, वहां ठीक है ये क्वेश्चन, लेकिन यहाँ ठीक है, चलिए। ओके, मैं सॉरी, हाँ, ये आपकी अपनी सोच हो सकती है, मेरी सोच है, मैं आपको बता रही हूँ, आप अपनी तरह से सोच सकते हैं, मेरी तरफ से कोई बंदिश नहीं है। ठीक है, बट मुझे गलत लगता है वो, इसलिए मैंने आपको रोका, सॉरी। ठीक है। चलिए नीरज जी, प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। लगा नेक्स्ट है हमारा भोजन। ठीक है। अभी भोजन के बारे में आप किस तरह से पढ़ाते हैं? आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ाया होगा अलग अलग क्लास को। लगभग ये पहली से लेके पांचवी छठी कक्षा तक ये टॉपिक होता है और हर बार अलग अलग तरीके से होता है। बच्चों की क्लास के लेवल के हिसाब से ये बदलता है ना। किन चीज बच्चों को क्या सिखाना चाहिए उसके हिसाब से चीजें अलग अलग बदल जाती। जैसे हमारे यहाँ तीसरी चौथी कक्षा के बच्चों को ईएनवी में भोजन है, उसके अंदर उन लोगों को बताया जाता है कि कौन सी चीज बनाने के लिए आपको क्या क्या सामान चाहिएगा, कि आपके घर में हलवा बनाना है तो आपको क्या क्या चाहिएगा, लिस्ट बनाइए। आपको खीर बनानी है तो क्या क्या सामान, आपका फेवरेट खाना जो भी बनाना है, यदि आपको इडली पसंद है या आपको लड्डू पसंद है तो कौन कौन सी चीजें लगेगी, इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, है ना। लेवल जी से मैम। पहली दूसरी के कक्षों के बच्चों को यदि क्वेश्चन पूछे तो आप कैसे क्वेश्चन पूछेंगे खाने के लिए? मैम पूछेंगे कि तुम सवेरे कौन क्या खा के आया? वेरी गुड, बढ़िया। पूछेंगे आपको खाना में क्या क्या पसंद है? हाँ, क्या क्या खाना पे पसंद है, वेरी गुड। मैं पहली कक्षा के और दूसरी कक्षा के बच्चों का इंटरव्यू लेती हूँ ना, मैं उनसे पूछती हूँ आपकी मम्मी क्या अच्छा बनाती है ना। बच्चे के लिए उसकी मम्मी से बढ़िया कुक कोई नहीं होता है, बाकी कोई कितना भी अच्छा बना ले उसको अपनी माँ के हाथ का खाना पसंद होता है। तो मैं बच्चों से कहती हूँ कि आपकी माँ क्या अच्छा बनाती है, तो उनके पास लंबी सी लिस्ट निकलती है।
ठीक है, चलिए अभी भोजन सिखाने के लिए हम कुछ एक चीजें क्लास के हिसाब से पहली दूसरी में आप क्या सुबह के खाने को क्या बोलते हैं, दोपहर के खाने को क्या बोलते हैं, शाम के खाने को क्या बोलते हैं, है ना। हम ये पहली दूसरी के बच्चों को सिखाते हैं कि सुबह नाश्ता होता है ना, दोपहर का इंग्लिश में दोनों के नाम अलग है, लंच और डिनर, हम दोनों टाइम का भोजन बोलते हैं, ठीक है। मिल थर्ड फोर्थ के बच्चे हैं वो ये सीखेंगे कि भोजन कहाँ कहाँ से आता है ना। जैसे आप जो लेफ्ट वाला है उसमें देख रहे हैं तो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, मतलब जो हम जानवरों से लेते हैं। उसके बाद प्लांट प्रोडक्ट में सब्जियां भी आ जाती है, फ्रूट्स भी आता है, और अनाज और दालें। अभी कोई मुझे बताएगा अनाज और दलहन का फर्क? अनाज और दलहन है ना, सीरियल्स एंड लेग्यूम्स है, उन दोनों का फर्क क्या है? मैम तो दाल दालों में प्रोटीन पाया जाता है और अनाज में कार्बोहाइड्रेट की मात्रा होती है। हाँ ये सही है वैसे, अनाज में कार्बोहाइड्रेट होता है और दलहन में प्रोटीन होता है, दालों में प्रोटीन होता है। ओके, और दूसरा इसकी पहचान, कौन सा अनाज है और कौन सी दाल है? दाल 2 हिस्सों में होता है मैम और अनाज एक। जी, अनाज एक हिस्सा होता है, एक ही बीज होता है, और दाल में 2 हिस्से, 2 कोटिलेडन जिसको बोलते हैं, 2 दल, है ना, द्विदली होते हैं, दलहन होता है, ठीक है। तो जिसमें 2 हिस्से होते हैं उसमें अंदर प्रोटीन होता है, जो पूरा एक होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। हम लोग जो खाना खाते हैं, जैसे आप बोलते हैं ना खिचड़ी, यदि बीमार है तो उसको खिचड़ी, तो उसको दोनों चीजें मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, है ना। हम दाल चावल साथ में खाते हैं, हमारा जो हिंदू का खाना है, तो वो भी हम मतलब जो बेसिकली हिंदुस्तान में बाकी जगह पे इस तरह का कॉम्बिनेशन कम मिलते हैं, जो हमारे यहाँ पे कॉम्बिनेशन है वो सही है, हमारा खाना पूरा करते हैं। हम जो बोलते हैं हिंदुस्तानी थाली, हम जिसको बोलते हैं, थाली में कौन कौन सी आइटम होती है? हम एक कंप्लीट थाली यदि बोलें जिसको, तो क्या क्या होगा? चावल होगा, रोटी, दाल, सब्जी, पापड़, सलाद। जी, वेरी गुड। दाल चावल रोटी सब्जी पापड़ सलाद। अभी हमने देखा दाल मतलब प्रोटीन आ गया, चावल मतलब कार्बोहाइड्रेट, रोटी मतलब कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। उसके बाद सब्जियां, सब्जियां मतलब सारे तरह के विटामिन्स, ठीक है। सलाद जो हम खाते हैं, तो सलाद के अंदर आ जाता है हमारा जिसको बोलते हैं फाइबर, है ना, जो शरीर के लिए चाहिए, रेशे वाले पदार्थ वो हो गए फाइबर, ठीक है। तो ये क्या होता है, और इसके अलावा थाली में एक और हम चीज इकट्ठा करते हैं, कुछ स्वीट होता है ना। स्वीट में हमेशा थोड़ा सा फैट भी होता है और शुगर भी होता है ना, वसा भी होता है और शर्करा, वो दोनों चीज। इसलिए हमारी हिंदुस्तानी थाली एक ऐसी थाली है जिसमें सारे तरह के आइटम्स खत्म आ जाते हैं, मतलब वो कंप्लीट फूड हो जाता है, जिसको बोलते हैं ना संपूर्ण आहार। तो वो संपूर्ण आहार हमारी थाली होती, तो ये सारे आहार हमको, तो हमारे पास अभी जो सामने तो आपको 2 पिक्चर दिख रहे हैं, इस तरफ वेजिटेबल प्रोटीन और कार्ब्स, है ना, कार्बोहाइड्रेट्स प्रोटीन और वेजिटेबल सब्जियां, और इस तरफ कहाँ से आता है, क्या क्या होता है, ये 2 चीजें हुई। कहाँ से आता है भोजन, पहला क्वेश्चन, कौन कौन सी चीजें उससे मिलती है, मतलब कौन कौन से पोषक तत्व उनमें होते हैं, ये दूसरा, ठीक है। ये 2 चीजें, इन दोनों को मिला, हमने अभी जितना डिस्कशन किया है उसमें इन दोनों के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलिए। तो जब हम बच्चों से बात करते हैं तब इन दोनों चीजें, तो हमारा जो संपूर्ण आहार है, संतुलित आहार जिसको बोलते हैं, उसके अंदर ये सारी चीजें होना चाहिए। अभी ये जो आप पिक्चर देख रहे हैं, बैलेंस डाइट चार्ट, बच्चों को संतुलित आहार बैलेंस डाइट जरूरी है। क्यों, अभी पहले एक चीज और डिस्कस करूंगी। अभी हमने ये जो डिस्कस किया, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, विटामिन है, वसा, इनसे क्या फर्क पड़ता है, शरीर को क्या मिलता है, कोई बताएगा? प्रोटीन से क्या होता है शरीर में? ऊर्जा मिलता है। नहीं, कार्बोहाइड्रेट से ऊर्जा कार्बोहाइड्रेट से मिलती है। ऊर्जा मिलती है। प्रोटीन, प्रोटीन से मांसपेशियां बनती है, शरीर की मसल्स जो बनती है वो प्रोटीन से मोटापा बनती है, होता है।
इसलिए बच्चों को हर रोज 1 कटोरी दाल पीना कंपलसरी है। एटलीस्ट 12 साल की उम्र तक एक दिन के अंदर बच्चे को 1 कटोरी दाल हर रोज बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, क्योंकि ये बच्चों के शरीर के बनने का टाइम होता है और उस वक्त प्रोटीन की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। आपने देखा होगा कि जो लोग जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, बॉडी बिल्डिंग करते हैं, वो लोग अलग से प्रोटीन पानी में घोल के पीते हैं, है ना। प्रोटीन का पाउडर आता है, उसको पानी में घोल घोल के पीते हैं। तो ये बच्चों के लिए प्रोटीन बहुत जरूरी है, हर रोज पिलाना। इसके अलावा उनके थोड़े से और तरीके होते हैं बच्चों को प्रोटीन खिलाने के। जैसे आप लोगों के यहाँ पे शायद होता होगा सत्तू जिसको बोलते हैं, सत्तू होता है आपके यहाँ पे, खाते हैं जी। यस हाँ, सत्तू को घोल के पीते भी हैं और सत्तू से बहुत सारी चीजें भी बनती है। तो ये ज्यादा बच्चों को, गर्मी के दिन में हाँ, गर्मियों में सत्तू पीते हैं नींबू के साथ, है ना, नींबू और शक्कर या गुड़ डाल के, राइट, है ना। और इसके अलावा सत्तू के पराठे वगैरह बहुत कुछ बनता है। तो बच्चों को ये जरूर पिलाना चाहिए या खिलाना चाहिए, क्योंकि ये बहुत ज्यादा पावरफुल, मतलब बच्चों के मांसपेशियां बनाने में बहुत मदद करता है। कार्बोहाइड्रेट, जैसे मैंने कहा, ऊर्जा मिलती है। विटामिन का काम क्या है? रोगों से लड़ने की क्षमता। जी रोगों से लड़ने की। जी धनंजय जी, रोगों से लड़ने की ताकत हमको विटामिन देते हैं। इसलिए जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर बोलते हैं इनको सिर्फ सूप पिलाओ, ताकि रोग से पहले लड़ ले, फिर शरीर ठीक हो जाएगा। रोगों से लड़ने की ताकत विटामिन से मिलती है, तो वो सब्जी और फलों से मिलते हैं विटामिन। एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगी, आप पेरेंट्स से जरूर डिस्कस करिएगा कि सब्जियां जो होती है उनको कभी भी काट कर नहीं धोना चाहिए, हमेशा सब्जियों को धोकर काटना चाहिए। क्यों? क्योंकि जो विटामिन होते हैं वो पानी में घुलनशील होते हैं। आपने कोई सब्जी छील ली, उसको काटा और फिर उसको पानी में डाल के धोया, तो आपने जिस पानी में डाल के धोया, तो आपने जो बाहर निकाला, तो वो आपने जो बचा हुआ कूचा है वो निकाला, उस सब्जी के जो विटामिन थे वो उस पानी में घुल गए और वो पानी आपने उठा के फेंक दिया। तो माओ को ये समझाना पड़ेगा, पेरेंट्स को समझाना पड़ेगा कि जो सब्जियां होती है उसको हमेशा पहले धोना चाहिए। जिन सब्जियों को बिना छीले धो सकते हैं उनको पहले बिना छीले धो लीजिए। जहां जरूरत लगती है कि छिलने के बाद धोना पड़ेगा, तो वहां पर छिलने के बाद धोइए, लेकिन उसके बाद कटिंग करने के बाद कभी सब्जी को नहीं धोना चाहिए। और सब्जी को हमेशा ढक के पकाना चाहिए, क्योंकि विटामिन जैसे पानी में घुलते हैं तो पानी के साथ उड़ भी जाते हैं। पानी का जब बाष्पीभवन होता है, जब वो पानी भाप बन के उड़ता है, तो उसके साथ बहुत सारे विटामिन उड़ जाते हैं। इसलिए सब्जी को हमेशा ढक के बनाना चाहिए। आप लोग भी लेडीज है बहुत सारी, यदि आप लोग सब्जी खुली बनाती है तो आज से बंद कर दीजिएगा। मैम, पर आलू आलू को जैसे पहले धो के अगर काटेंगे तो फिर काला हो जाता है बाद में। तो आप अगर नहीं बिल्कुल काट के तुरंत उसको बघार जब आप लगाते हैं, उसको काटने के बाद छोड़ना नहीं है हवा में। ये क्वेश्चन मुझे बहुत सारे पेरेंट्स, मैं जब पेरेंट्स से डिस्कस करती हूँ तो एक बैंगन के लिए बोलते हैं, आलू तो फिर भी टाइम लगता है काला होने में, बैंगन तुरंत काला होता है ना। तो उसमें क्या करते हैं, बैंगन हमेशा वो लोग पानी में काटते हैं, तो अपने सारा तो उसके विटामिन निकाल दिए, तो फिर हम मतलब वो कूचा जो रह गया उसको खिला के बच्चों को क्या करेंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आपको जब भी बनाना है सब्जी, जैसे आपने कढ़ाई रख दी, आप उसको छिल लीजिए, उसको धो के रख लीजिए, काटा और तुरंत उसको चढ़ा दिया, बघार कर दिया, उसको काला पड़ने का टाइम मत दीजिए, है ना। सब्जी काट के रखी रही, थोड़ी देर उसके बाद बनाएंगे, वो सिस्टम नहीं होना चाहिए। उससे क्या होता है, सब्जियों के पोषक तत्व तो सारे खत्म हो जाते हैं, उड़ जाते हैं। ठीक है, अभी इतनी बात हुई, एक चीज और याद आई है। वैसे आप में शायद कुछ लोगों के जो प्याज नहीं खाते होंगे, लेकिन जब भी जो लोग प्याज खाते हैं, प्याज को कभी भी काट के रखा हुआ प्याज नहीं खाना चाहिए। क्यों? जी क्योंकि मैम, प्याज जो होते हैं टेस्ट भी खत्म हो जाता है। महेश जी, टेस्ट तो ठीक है, प्याज जो होती है ना, जब उसको काट के रखा जाता है उसके अंदर सल्फर वगैरह होता है, आसपास के जितने भी मतलब जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है प्याज। जैसे जी मैम, जिसको 2 दिन वायरल बाद फीवर हुआ है ना, हम लोग, आपने देखा होगा कि जिसको वायरल फीवर होता है तो उसको क्या करते हैं, उसके आसपास प्याज रख देते हैं, उसके पैर के मोजे के अंदर प्याज के टुकड़े काट के डाल देते हैं, या उसके सिरहाने पे प्याज के टुकड़े करके रखते हैं। आई डोंट नो आपने देखा है कि नहीं, एक ये मतलब होता है।
प्याज जो होती है ना, वो जितने भी जर्म्स होते हैं ना, उसको अपने अंदर एब्जॉर्ब करने की ताकत रखती है, तो वो अपने आप अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जहां प्याज कटी पड़ी है उसके आसपास जर्म्स नहीं होंगे, उसके आसपास का वातावरण, तो वो आसपास के जर्म्स को एब्जॉर्ब कर ली। तो कटी हुई पड़ी हुई प्याज जब आप खाते हैं तो आप इतने सारे जर्म्स अपने बॉडी के अंदर डालते हैं। आपको ये नहीं करना चाहिए, कटी हुई प्याज नहीं। हमको जब हम घर में भी बनाते हैं तो तुरंत उपयोग करना है तो काटिए, अदरवाइज काट के मत छोड़िए। कटी हुई रखी हुई प्याज में एब्जॉर्ब। और यदि घर में किसी को वायरल इन्फेक्शन है तो उसके पास जरूर प्याज काट के रखिए और फिर उस प्याज को फेंक दीजिए। उसका वायरल इन्फेक्शन रात को जैसे बच्चे सो गया 2-3 घंटे, उसके बाजू में आप प्याज रख दो, आप देखना उसके इन्फेक्शन में कितनी जल्दी फर्क आता है। छोटे बच्चों को क्या करते हैं, प्याज के सी वो स्लाइस काटते हैं गोल और उसके पैर के मोजे के अंदर डाल देते हैं और ऊपर से मोजा पहना देते हैं। उससे बच्चे को 2-4 घंटे में वायरल इन्फेक्शन कम होने लगता है। तो ये प्याज का गुण है, वो एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, ओके। इसके बाद विटामिन हो गया, प्रोटीन हो गया, वसा फैट, उसका काम क्या है? फैट क्यों चाहिए शरीर में? सुल्तान जी, एनर्जी ठीक है, एनर्जी कम देता है फैट, एनर्जी में हेल्प करता है, सही है। दूसरा, जैसे हम किसी भी मशीन में ऑयलिंग करने के लिए डालते हैं तो चिकनाई डालते हैं, है ना? तो थोड़ा सा बॉडी का ऑयलिंग, जो हमारे बोन्स के बीच में जहाँ पे थोड़ा सा हमको वसा चाहिए स्मूथ मूवमेंट के लिए, है ना? और एक दूसरा, हमारे बॉडी के अंदर बहुत सारा एसिड बनता है, तो उस एसिड को वो करने के लिए भी मतलब डाइल्यूट करने के लिए भी उसकी जरूरत पड़ती है। ठीक है, एक और चीज है रफेज, जिसको बोलते हैं जैसे ककड़ी वगैरह में होता है रेशा, उसका काम क्या है शरीर में? रफेज क्या करता है शरीर में? रफेज जो है वो झाड़ू का काम करता है। मतलब जैसे झाड़ू हम निकालते हैं तो झाड़ू जब आगे बढ़ता है तो अपने साथ कचरे को लेके निकलता है ना? रफेज रेशेदार पदार्थ जो होते हैं, जैसे ककड़ी हो गया, गाजर हो गया, ये हमारे बॉडी में से जो अनवांटेड चीजें, एक्स्ट्रा चर्बी है या जो भी फंस गया है, नहीं निकल रहा है, उसको अपने साथ लेके निकलता है और वो शरीर की सफाई का काम करता है। इसलिए जो लोग मोटे होते हैं उनको बोलते हैं कि आप बहुत सारा ये खाइए, ककड़ी खाइए, सलाद ज्यादा खाइए, है ना? इससे क्या होता है, वो शरीर की चर्बी को लेके साथ में निकलता है। एक्स्ट्रा चीजें जो भी होती है शरीर में, जो नहीं पच रहा है, नहीं जरूरत है, उसको बॉडी रफेज के साथ शरीर के बाहर निकाल देता है, तो वो झाड़ू का काम करता है। ठीक है, तो ये ओके। अभी बैलेंस डाइट आपके सामने 2 है। अभी मैंने ये जो राइट वाला है कि बॉडी में किस चीज की जरूरत क्यों होती है और किससे क्या मिलेगा, वो तो हम डिस्कस कर चुके। अभी लेफ्ट वाला जो चार्ट आप देख रहे हैं उसके अंदर नीरज जी, आप इसको थोड़ा सा नजदीक से यदि दिखा सके तो इसमें क्या है, कौन सी चीज की जरूरत शरीर में कितनी होती है। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि जो बच्चे हैं उनको दाल ज्यादा खाना चाहिए, है ना? तो बच्चों को ज्यादा दाल की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि उनका शरीर बन रहा है, उनको प्रोटीन चाहिए। लेफ्ट साइड वाला थोड़ा सा नीचे से शुरू करिए बताने का। इसके अंदर भोजन में क्या क्या कितना होना चाहिए? देखिए, 40% ग्रेन, पल्सेस और सीरियल्स, है ना? जो आपके कार्बोहाइड्रेट्स और प्रोटीन के स्रोत है, उस आपकी थाली के अंदर उसका 40% होना चाहिए। आप जो पूरा खाना खाते हैं, मतलब ऑलमोस्ट आधे के बराबर आपका रोटी और चावल होना चाहिए, आप जितनी थाली में जो खाना खा रहे हैं। ठीक है, इसमें चावल आ गया, रोटी आ गई, है ना, दालें आ गई, तो आपका दाल चावल या रोटी वाला हिस्सा जो है वो 40% है। उसके बाद उसके ऊपर है 35% फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और लीफी पत्तेदार सब्जियां और फल, है ना? उस वो 35% होना चाहिए खाने में, आपकी थाली में से 100 में से ये सारा, वो 35% जितना है आपके शरीर की जरूरत होती है। उसके बाद है 20% आपको सारे दिन में जरूरत होती है डेयरी प्रोडक्ट की, है ना? जो दूध या पनीर या दूध से बनने वाली सारी चीजें, दही है, छाछ है, जो भी आप ले रहे, उसकी 20% की जरूरत होती है।
नीरज जी प्लीज थोड़ा ऊपर चलिए। उसके बाद है 5% आपको वसा की जरूरत होती है, फैट जिसको बोलते हैं, घी तेल वगैरह होता है ना, और शुगर भी इसमें आ जाएगा। ठीक है, शक्कर और फैट जो वसा और शर्करा, इसकी जरूरत तो 5% होती है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, छोटे बच्चे क्या होते हैं, वो ये चीज ज्यादा खाते हैं, है ना। यदि खीर बनी है तो 2 कटोरी खीर दे दो, 2 लड्डू दे दो, थोड़ा सा दाल चावल चलेगा। तो यहाँ बैलेंस फूड कैसे करना है, कितना प्रतिशत हमारा टोटल खाने के अंदर सारे दिन के अंदर ये बैलेंस डाइट किस तरह से बनेगा, क्लियर है सबको? ठीक है। अच्छा, अभी आपकी प्रश्नावली, आप बच्चों से किस किस तरह के क्वेश्चन पूछेंगे? अभी हमने सारा डिस्कस कर लिया, चीजें कहाँ से आती है, किस में क्या होता है और किसका क्या उपयोग होता है। ठीक है, अभी बच्चों से क्वेश्चंस कैसे पूछेंगे आप? प्लीज बताइए। आप जब प्लीज बताइए क्वेश्चन क्या पूछेंगे बच्चों से इसके बारे में। जी मैम, पहले घर के बारे में पूछेंगे मैम कि घर किस किस चीज से बनता है, घर में कौन कौन रहते हैं, कौन कौन से जानवर खाने के रहते बारे हैं। में प्रश्न पूछना है खाने सरिता के जी, बाद खाने नहीं खाना बोल, खाना खाने के बारे में, सॉरी भोजन मैम, की चल रही है। सॉरी मैम। खाने के बारे में पूछेंगे, जैसे चावल खाएगा वो तो बोलेंगे चावल कहाँ से आता है। ठीक है, ये हो सकता है। हाँ हो फिर जी सकता ये है। मैम, फिर दाल मैम है तो दाल हाँ जी, कौन कौन दाल कहाँ से कौन पौधा से उगता है। ठीक है जैसे अरहर दाल है, फिर थी मूंग दाल है। और जी, फिर अंडा खाएगा तो बोलेंगे अंडा कौन देता है, किसका अंडा हाँ खाता है। ये भी हो बिल्कुल। सकता है। हाँ, ये पौधे से आता है, पौधे का कौन सा हिस्सा है ना। हम पौधे की पत्तियां खा रहे जी हैं, मैम। पौधे के फूल खा रहे हैं, हम पौधे की जड़ खा रहे हैं, हम पौधे का तना खा रहे हैं, बहुत सारे अलग अलग चीजें होती है ना। गन्ने में तना होता है, पत्तियां, भाजी, सब्जी भाजी जो होती है, पत्तियां होती है ना। मेथी हो गई, पालक हो गई, धनिया हो गया। ठीक है, जड़ें किसकी फिर खाते हैं? रोटी खाएगा। बहुत सारे क्वेश्चन रोटी पूछ सकते हैं। रोटी खाएगा तो फिर बोलेगा कि हम बोलेंगे कि आटा कहाँ से आता है, बोलेगा गेहूं से। तब हम्म, गेहूं का पौधा होता है कि पेड़ होता है, वो भी मालूम होगा बच्चा जी बिल्कुल, को। जी मैम। जी बिल्कुल, बढ़िया। और भोजन कैसे करना चाहिए, सो हो सकता है ना मैम। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा क्वेश्चन याद करवाया आपने। आ, भोजन कैसे करना चाहिए, ये भी एक बहुत जरूरी क्वेश्चन है। बच्चों को पता होना चाहिए कब क्या खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है। कौन सा सब्जी और पका के खाना चाहिए, कौन सा सब्जी उबला हुआ खाना चाहिए। जी बिल्कुल, जी नाश्ते में क्या क्या होना चाहिए। नाश्ता जो है वो कैसा होना चाहिए? हल्का, हाँ ज्यादा ज्यादा जैसे भारी खाना नहीं होना चाहिए। मीनू जी, जो मतलब बोलते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन वाले जो होते हैं ना, वो बताते हैं, एक कहावत भी है कि आपका जो नाश्ता है ना वो राजा की तरह होना चाहिए। जैसे राजा खाता है बहुत सारी चीजें पेट भर के, सुबह का खाना ज्यादा होना चाहिए, दोपहर का खाना एक आम इंसान की तरह होना चाहिए, शरीर की जितनी जरूरत है उसके हिसाब से, रात का खाना गरीब मजदूर की तरह होना चाहिए, एकदम कम। क्योंकि आप सुबह जो खाना खाते हैं आपको सारे दिन की एनर्जी देता है, सारे दिन का काम करने में मदद करता है, इसलिए नाश्ता हैवी और अच्छा होना चाहिए, है जी ना। मैम, उसके बाद पर दोपहर का ना भोजन संतुलित भोजन, नहीं नहीं, देखिए यही चीज इसीलिए तो हम डिस्कस कर रहे हैं, हमारी जो कंसेप्ट किसी बारे में, यदि हमारी सोच जो, यदि हम कहीं कुछ सोच रहे हैं तो हमको सही रीजन पता चलना चाहिए। ठीक है, जी बच्चों को भी बताना है कि सुबह आप आते हैं तो कभी भी भूखे नहीं आना है, भर पेट, अच्छे से पेट भर के, तभी आप मतलब सारा दिन कंसंट्रेट कर सकते, सारे दिन के लिए एनर्जी मिलती है ना। और रात का खाना हमेशा बहुत कम होना चाहिए, क्योंकि रात को खाने के बाद हमारी ज्यादा एक्टिविटी नहीं होती तो खाना पचता नहीं है, इसलिए रात को हैवी चीजें नहीं खानी चाहिए। हैवी जी चीज मैम। सुबह या दोपहर में खानी चाहिए, रात को नहीं खानी चाहिए। ठीक है जी, और कोई क्वेश्चन किसी को दिमाग में आ रहा है?
खाना समय पर खाना चाहिए। जी इसमें दो मत होते हैं। एक मत ऐसा कहता है कि खाने का टाइम तय होना चाहिए, जैसे हमारी बॉडी होती है उसकी एक क्लॉक होती है ना, अपनी बॉडी क्लॉक, तो उसका अपना टाइम होगा तो उसको जरूरत लगती है, भूख लगती है, चाहिए, तो उस टाइम के हिसाब से खाने। दूसरे लोगों का मतलब ऐसा कहना है कि जब भूख लगे तब खाना चाहिए, घड़ी नहीं देखना चाहिए। ये दो अलग तरह के मत है। अभी ये बच्चों के लिए ये होना चाहिए कि जब उनको भूख लग जाए, क्योंकि उनका बढ़ता शरीर है, शरीर को बहुत सारी जरूरतें होती है। बच्चे कभी ज्यादा खेल लेते हैं, ज्यादा दौड़ लेते हैं, उनको उनका कभी लिमिट में नहीं होता है, तो उनको बहुत सारी ज्यादा भूख लग सकती है। तो जब भूख लगे तब उनको खा लेना चाहिए। हम लोगों के लिए हम क्योंकि हमारा बॉडी पूरा ग्रो हो चुका है, 18-19 से ऊपर हो गए, तो फिर हमारा एक सिस्टमेटिक होना चाहिए कि हमको किस समय पे खाना है। लेकिन जो बच्चे हैं उनको समय का बाद नहीं होता है, उनको भूख जरूरी है। जब भूख लगती है तब उनको खा लेना चाहिए और उनको खाने देना चाहिए। पेरेंट्स को भी समझाना है कि बच्चा जब मांगता है तब उसको दीजिए, क्योंकि वो उसके शरीर की जरूरत है। ठीक है, ओके, और कोई क्वेश्चन? भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं? वेरी गुड। बच्चों से पूछेंगे कि भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं और उनका क्या उपयोग होता है शरीर में। वेरी गुड। और भोजन चलिए करते नीरज जी समय प्लीज आप नेक्स्ट पे चलिए। मैम, हाँ जी। भोजन करते समय पानी पीनी चाहिए या नहीं? नहीं पीना चाहिए। भोजन करते समय बीच में यदि जरूरत पड़े तो आप थोड़ा बहुत पानी पी सकते हैं, लेकिन भोजन खत्म हो जाए उसके बाद अगले 42 मिनट तक पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन के साथ में यदि आप थोड़ा बहुत पानी पी लेते हैं तो चलता है, वो क्या होता है, भोजन को थोड़ा सा पतला करने में मदद करता है। लेकिन भोजन खाने के बाद यदि आप पानी पीते हैं तो वो क्या करता है कि जो अभी आपके डाइजेस्टिव जूस जो शरीर में बने हैं, है ना, जो पाचक रस बने हैं, उसको पतला कर देता है, तो पाचन धीरा हो जाता है। तो जब पाचन धीरे हो जाता है तो तकलीफ होती है, इसलिए खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए। खाने के बीच में हो सकता है थोड़ा बहुत, मतलब उसमें भी क्वांटिटी ज्यादा नहीं लेना चाहिए। बीच में पी लेना तो पी लो, पर खाने के बाद पानी नहीं पीना। पत्तेदार सब्जियां कौन कौन सी होती है, बिल्कुल पूछ सकते हैं। अच्छा, मेरे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो आपके सामने है। भोजन में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं, अभी आपने से बताया था। उनका शरीर में क्या काम होता है, हमने डिस्कस कर लिया सारा, आप बच्चों के साथ कर सकते हैं। किसको क्या खाना चाहिए, एक ये क्वेश्चन बहुत जरूरी है। जैसे मैंने बताया कि जो शारीरिक श्रम करते हैं, जैसे बच्चे हैं जिनको मतलब बॉडी बन रहा है, तो उनको मैंने बताया प्रोटीन खाना चाहिए। जो फिजिकल वर्क ज्यादा करता है, जिसको दिन में बहुत सारा सामान उठाना पड़ता है, इधर उधर जाना पड़ता है, शारीरिक मेहनत है, उसको कार्बोहाइड्रेट ज्यादा लेना चाहिए। ठीक है। जो लोग बैठ के काम करते हैं सारा दिन, जैसे ऑफिस में बैठ के काम करने वाले लोग हैं कि दिन में शायद 1-2 बार खड़े होकर इधर उधर होते हैं, बैठे ही रहते हैं, तो उन लोगों को सिर्फ मतलब बॉडी की एनर्जी के लिए खाना है, उनको ज्यादा नहीं खाना। तो वो यदि फ्रूट्स और वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा रखें, क्योंकि एक जगह बैठे रहने की वजह से उनके शरीर का हलन चलन नहीं होता है, तो उनको इतनी ज्यादा वो एनर्जी की जरूरत नहीं है जो शरीर को मतलब मसल्स को चाहिए, उसकी ज्यादा जरूरत नहीं है, तो उनको एक जगह बैठ के काम करना है। तो उनको इस हिसाब से अपना खाना बदल, उनको फैट वगैरह कम लेना चाहिए, उनको शक्कर वगैरह कम लेना चाहिए, उनको वेजिटेबल्स वगैरह ज्यादा खाना चाहिए, फ्रूट्स ज्यादा खाना चाहिए, है ना। किसको क्या खाना, छोटे बच्चों को प्रोटीन ज्यादा, बीमार है उसको सब्जियां ज्यादा खाना चाहिए, है ना। जिसका जैसा शरीर जैसा काम है उसके हिसाब से उसका भोजन सबका अलग अलग होता है। ठीक है। मौसम व स्थान के अनुसार भोजन कैसा हो। हम हिंदुस्तान में रहते हैं, हमारे यहाँ पे हर 3 महीने में बाद मौसम बदल जाता है ना, तो हमारी खाने की आदतें मौसम के साथ बदलनी चाहिए। जैसे हमने ठंड शुरू हुई थी तब हमने डिस्कस किया था कि बच्चों को बताना कि थोड़ा सा काजू बादाम या जो भी मतलब फैट वाली चीजें हैं, क्योंकि वो मतलब तुरंत एनर्जी देने वाले, शरीर में गर्मी पैदा करने वाली। लेकिन अब मौसम बदलेगा, है ना, अभी बसंत आ गया, इसके बाद गर्मियां आएगी, तो अब वो चीजें ज्यादा लेना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो, और ऐसे फल और सब्जियां खाना है जिसमें पानी की मात्रा ज्यादा हो। अब तरबूज आएंगे, अभी अंगूर आएंगे, है ना। वो ऐसे सारे विटामिन जो गर्मी को सहन करने में, गर्मी के साथ लड़ने में शरीर को मदद करते हैं, और जो शरीर को एनर्जी देते हैं। तो जैसे मौसम बदलता है और आप जहां जाते हैं, इसमें से जिस जगह का जो फ्रूट है और जिस मौसम में जो फ्रूट आता है उसको उसी मौसम में खाना चाहिए।
है ना। गर्मियों के अंदर तरबूज आता है, गर्मियां ज्यादा होती है, शरीर के अंदर पानी की कमी हो जाती है गर्मी की वजह से, तब तरबूज आता है, उसमें पानी 70 से 80% पानी होता है। ठीक है, तो मौसम के हिसाब से जो फ्रूट्स आते हैं वो खाने चाहिए। और जहां आप रहते हैं वहां पे जो फ्रूट उगता है, आप जिस जगह रहते हैं उस जगह उगने वाली चीजें, सब्जियां और फल आपको जरूर खाने चाहिए उस मौसम में। जैसे आम, आम गर्मियों में आता है, आम के अंदर विटामिन ए होता है। आम के अंदर से जो विटामिन मिलता है वो किसी और चीज से नहीं मिलता है। और विटामिन ए आपके शरीर में 1 साल तक मौजूद रहता है। आप यदि सीजन के अंदर प्रॉपरली आम खाते हैं, पूरा सीजन जो भी 2 महीने का अच्छे आम आते हैं, आप यदि उसको अच्छी तरह खाते हैं तो पूरे साल का विटामिन ए आपके शरीर में जमा हो जाता है। फिर आपको अगले 8 महीने 10 महीने तक विटामिन ए की कमी शरीर को महसूस कम होती है, जो आम से मिलता है। इसलिए जो सीजन में जो फ्रूट्स आते हैं उसको उसी सीजन में उस वक्त खा लेना चाहिए। हाँ, वो फ्रिज में रखे हुए भी 6 महीने बाद खा रहे हैं वो नहीं, बट मौसम और स्थान के अनुसार भोजन। उसके बाद संतुलित आहार ना लें तो क्या होगा? यदि कोई अपने आहार में प्रोटीन बढ़ा देता है, कोई अपने आहार में कार्बोहाइड्रेट बढ़ा देता है, काम शरीर को बहुत ज्यादा फिजिकल है और वो सिर्फ सब्जियां सूप वगैरह पे रहता है, तो क्या क्या फर्क पड़ेगा? बहुत सारी चीजें बच्चों से आप क्वेश्चन डिस्कस कर सकते हैं। उसके बाद हमने ये डिस्कस कर लिया भोजन कब करना चाहिए, ये नहीं डिस्कस किया भोजन कैसे करना चाहिए। अभी जो छोटे बच्चे हैं उनको बताइए, शायद आपके यहाँ तो सारे बच्चे जमीन पर बैठकर खाते होंगे, है ना? जी मैम। हमेशा जमीन पर बैठकर खाना खाना चाहिए। उससे क्या होता है, जब हम जमीन पर बैठकर खाते हैं, हम जहाँ बैठते हैं सामने थाली रखते हैं, तो हम उसको खाने के लिए बार बार आगे होते हैं और पीछे होते हैं। तो हम ये जो आगे पीछे होते हैं उस वक्त हमारा जो मतलब ऑसोफेगस, जिसको जहां से मतलब खाना अंदर जाता है, वो आगे पीछे होती है, तो वो खाने को धक्का नीचे लगता है और वो खाना उतरता है और पाचन क्रिया मजबूत होती, तेज होती है ना। जब कुर्सी टेबल पे बैठ के खाते हैं, सीधे ही बैठते हैं, वही नजदीक है, तो वो ज्यादा आगे पीछे नहीं होते, तो उन लोगों को खाना कम पचता है। तो आजकल जो लोग मतलब ऐसे टेबल पे बैठ के खाते हैं और ये करते हैं, उन लोगों को पाचन तंत्र की तकलीफें ज्यादा होने लगी है ना। उसका कारण यही है कि वो लोग जहां बैठकर खा रहे हैं, जिस तरीके से खा रहे हैं, तो हमेशा नीचे बैठकर खाना, और इससे आगे पीछे होने से खाने का पाचन अच्छा होता है। भोजन कैसे करना चाहिए? धीरे धीरे चबाकर करना चाहिए। एक कॉल को कितनी बार चबाना चाहिए? 32 बार। बिल्कुल, 32 बार। मतलब ऐसा बोला जाता है कि खाने को पीना चाहिए और पीने की चीज को खाना चाहिए। मतलब खाने की चीज मुंह में इतनी देर चबाओ कि वो मुंह में ही पूरी लिक्विड हो जाए, क्योंकि हमारा डाइजेशन मुंह से शुरू हो जाता है। मुंह के अंदर जैसे आप कभी चावल का दाना या आप गेहूं का दाना रख के थोड़ी सी देर चबाइए, थोड़ी देर बाद उसका स्वाद मीठा लगेगा। उसके अंदर जो स्टार्च होता है ना, वो ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए वो मीठापन हमको लगता है। तो जो ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन है वो मुंह से शुरू होता है ना। ग्लूकोज का हर एक जो भी पोषक तत्व है ना, शरीर में अलग अलग जगह उनका एब्जॉर्प्शन होता है। कुछ चीजें मुंह में एब्जॉर्ब होना शुरू होती, कुछ ऑसोफेगस में, कुछ चीजें जाके छोटी इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन में, फिर कुछ जाके बड़ी आंत में, अलग अलग चीजें अलग अलग जगह पे एब्जॉर्ब होती है। तो खाने का जो ये है वो उससे, तो इसलिए खाने की चीज को 32 बार चबा के पीने जितना पतला करके फिर गले उतारना चाहिए। और जो चीज आप पी रहे, जैसे दूध पी रहे हैं, तो उसको मुंह में इतनी बार घुमाइए कि जैसे आप चबा रहे हैं उस तरह से मुंह में घूमे, ताकि उसका एब्जॉर्प्शन वहीं से मुंह से शुरू हो जाए, उसके बाद वो अंदर उतरे। तो भोजन कैसे करना चाहिए कि ये 2-3 कुछ आंसर्स हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन दिमाग में आता है? कुछ थोड़ा सा और मेरे पास है। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। 7 कुछ हेल्दी हैबिट्स हैं जो बच्चों को होनी चाहिए। नो टू प्रोसेस फूड। जो भी चीजें जिसको प्रोसेस करके लंबे टाइम तक रखा जा सके, ऐसा प्रोसेस किया हुआ है जिसको, वो चीजें नहीं खानी चाहिए। इवन अचार जो होता है वो भी हमारा प्रोसेस्ड होता है। जी धनंजय, कौन सा भोजन नहीं करना चाहिए? जी, ये जंक फूड जो है वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। प्रोसेस फूड जिसको प्रोसेस मतलब जिसमें कुछ भी प्रिजर्वेटिव डाल के लंबे समय तक जिसको मतलब अच्छा रखने की कोशिश की जाती है, वो चीजें प्रोसेस फूड होती है, वो नहीं खाना चाहिए, ठीक है। और डोंट स्किप ब्रेकफास्ट।
कभी भी ब्रेकफास्ट, अपना नाश्ता कभी भी स्किप नहीं करो, नाश्ता जरूर करना चाहिए। आप सारा दिन उपवास कर लो, सुबह लेकिन कुछ खा लीजिए, ठीक है। देन ड्रिंक वाटर व्हेन वेकअप, जब सुबह उठते हैं तब उठ के तुरंत पानी पीना चाहिए। आपको रात को सोने से पहले आधा गिलास पानी पीना चाहिए, इससे हार्ट अटैक की समस्या कम हो जाती है, ठीक है। जो लोग मतलब बिना पानी पिए के सोते हैं उनको उम्र ज्यादा है तो हार्ट अटैक के चांसेस रहते हैं। और सुबह उठते से पानी पीना चाहिए, इससे क्या होता है कि रात भर जो बॉडी के अंदर जो भी एसिड बना है वगैरह है, जब आप पानी पीते हैं तो वो शांत हो जाता है और बहुत सारा कचरा शरीर के बाहर निकल जाता है, ठीक है। देन बी माइंडफुल ऑफ व्हाट आर यू ईटिंग, जब आप खा रहे हैं तो सोच समझ के खाइए कि आप क्या खा रहे हैं। टीवी देखते इधर उधर ध्यान देके नहीं खाना चाहिए, क्या खा रहे हैं उसकी तरफ नजर करके और सोच समझ के खाना चाहिए, ठीक है। और ऐसा खाना खाना चाहिए जो आपका स्ट्रेस लेवल मैनेज करे, ऐसी चीजें जो आपको शांत करे, ऐसी चीजें खानी चाहिए। बहुत तीखा, बहुत तला हुआ वो शरीर के अंदर बहुत सारी मतलब ऐसा उद्वेग पैदा करता है, आपको अनइजीनेस पैदा करता है। लेकिन ऐसा खाना खाना चाहिए जो हमको शांत रखे, ठीक है। मूव एवरीडे, हर रोज थोड़ा बहुत टहलना जरूरी है, और खाने के बाद तुरंत जरूर टहलना चाहिए। ज्यादा नहीं तो 150 से 200 कदम, खाना खाने के तुरंत बाद 150 से 200 कदम चल लीजिए, आपकी पाचन की बहुत सारी परेशानियां कम हो जाएगी, है ना। बच्चों को बताइए कि खाने के बाद थोड़ा सा घूम लें, उसके बाद बैठे, खा के तुरंत बैठना नहीं है। देन मूव एवरी डे, रात को भी यदि खाना, रात का खाना खाने के बाद भी थोड़ा सा चलने के बाद सोना चाहिए, खाना खाने का तुरंत नहीं सोना चाहिए, है ना। और अच्छी नींद लेना, अच्छे खाने के साथ अच्छी नींद लेना, ये भी सेहतमंद होने का एक तरीका है। अभी बच्चों को खाने पीने की कौन सी आदतें सिखाना चाहिए? धीरे धीरे भोजन करना, खाते समय ना बोलना। क्यों? क्योंकि हमारी खाने की नली और हमारी श्वसन नली दोनों एक साथ है और उसके बीच में एक पर्दा होता है ना, वो इधर से उधर होता है। जब हम खाते हैं तो वो इधर, और सांस लेते हैं तो इधर। जब कभी कभी ऐसा होता है कि हम खाते हुए बोलने जाते हैं तो ठसका लगता है। ठसका लगना एक्चुअली क्या होता है, हमारा जो खाना है वो भोजन नली की जगह श्वास नली में घुस जाता है, तो वो श्वास नली उसको झटके से बाहर निकालती है। इसको हम ठसका लगना बोलते हैं, है ना। कि वो कब होता है? जब हम खाना खाते हुए बोलते हैं, इसलिए खाना खाते हुए नहीं बोलना चाहिए। भोजन से पहले हाथ धोना, ये आप लोग सिखाते ही हैं। समय समय पर पानी पीना। हमारा बॉडी 70% वाटर है ना। मानव शरीर के अंदर 70% पानी होता है, तो पानी की जरूरत उतनी ज्यादा होती है हमको, तो थोड़ी थोड़ी देर में बच्चों को पानी पीना। संतुलित आहार खाना, निर्धारित समय पे भोजन करना, सही टाइम एक तय कर लो, उस पे भोजन करना। टीवी देखते समय खाना ना खाएं और साथ में बैठकर खाना खाएं। जब आप किसी के साथ बैठकर खाना खाते हैं तो आप उससे इमोशनल अटैच भी होते हैं, है ना, भावुक संबंध उनसे बनते हैं। इसलिए हमेशा नियम होता है कि परिवार साथ में खाना खाए, एटलीस्ट दिन में एक बार, है ना, तो आपस में जुड़े रहते हैं। तो ये कुछ नियम है भोजन से रिलेटेड जो हमको बच्चों को सिखाने चाहिए, ठीक है। जल्दी जल्दी भोजन नहीं करना है जी, आराम से धीरे धीरे से भोजन करना है, बिल्कुल। नीरज जी प्लीज नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट मेरा लास्ट टॉपिक है अच्छी आदतें। हमने भोजन कर लिया, घर कर लिया, अभी आज का तीसरा जो मेरा टॉपिक है लास्ट, वो है अच्छी आदतें। वैसे तो संस्कार वाले पॉइंट में आप लोग करवा रहे हैं बच्चों को, राइट जी मैम। है ना। फिर भी थोड़ा बहुत जो चीजें जैसे बताए, 8 साल के बच्चे में ये आदतें होनी चाहिए। अपनी चीजें खुद संभालना, खुद सोने और जगने की आदत डालना। मतलब बच्चों को बताइए कि हर रोज आपको बार बार उठाया जाए और आपको बार बार बोला जाए कि आप सो जाओ, ये दोनों गलत है। ये दोनों आदतें बच्चों को खुद अच्छा मुझे आप बताइए, आपका बॉडी क्लॉक, जैसे आप लोग हर रोज जिस टाइम पे सोते हैं और जिस टाइम पे उठते हैं, तो एक उठने का एक टाइम हो जा मतलब बन जाता है बॉडी क्लॉक। तो जब कभी आपको छुट्टी भी है, नहीं भी है, तब भी आपकी आंख उस टाइम एक बार खुलती है। हाँ, ये पता लगे हम फिर सो जाते हैं कि आज तो जाना नहीं है, करना नहीं है, छुट्टी है, बट एक बॉडी क्लॉक बनी होती है, उठ, है ना। अग्री, यस और नो? यस मैम। यस मैम। जी, तो ये आदत बच्चों में डलवानी पड़ती है। यदि बचपन से आदत डाली जाए तो ये आगे जाके सही रहती है। तो उनको खुद सोने की, तो इसको कैसे सिखाएंगे आप बच्चों को? आप बच्चों को बोलिए कि आपको सुबह जितने बजे उठना है अपने तकिए को बोलकर सोइए। बेसिकली होता क्या है, हम तकिए को बोल रहे हैं, मतलब अनकॉन्शियस माइंड के अंदर ये जाता है कि इतने बजे उठना है।
तो बॉडी क्लॉक इस हिसाब से सेट हो जाती है। बच्चे को बोलते हैं कि 7 बार तकिए को बोल दो तो आपको सुबह तकिया उठा देगा। बेसिकली तकिया नहीं उठाता, हमारा ही अनकॉन्शियस माइंड है वो हमको उठाता है। तो हमारे दिमाग के अंदर ये बात डालने के लिए एक तरीका होता है। तो बच्चों को ये समझाइए कि अपने तकिए से बोलिए कि मुझे सुबह 6 बजे उठना है, मुझे सुबह 6 बजे उठना है। तो वो दिमाग जो है वो इस बात को अपने अंदर ग्रहण कर लेगा और अपने आप 6 बजे आंख खुलेगी। जी मैम, ऐसा हम लोग के भी साथ होता है। जी जैसे हम बिल्कुल लोग जैसे कहीं जाना रहता है 4 बजे या 3 बजे, तो उसमें उसी टाइम पे फिर नींद खुल जाता है। खुल जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि वो जो सबकॉन्शियस माइंड है वो इसको मतलब देख लेता है, वो ले लेता है और डेफिनेटली उस टाइम पे उठा। ये हमारी बॉडी क्लॉक काम करती है उसके साथ। ठीक है, फिर अपना बिस्तर खुद साफ करना सीखा है उनको बताइए। आप जब सो के उठते हैं तो आपने जो ओढ़ा है उसको घड़ी करके रखना है। यदि आप बिस्तर घड़ी करके रखना है तो उसको पूरा समेट के रखना, काम आपका है, किसी और का नहीं है। फिर घर के छोटे मोटे कामों में हाथ बटाना, पैसे की बचत करना। हर बच्चे को सिखाइए कि कौन सी चीज की जरूरत है। कोई चीज खरीदने से पहले 2 बार सोचिए कि यदि ये चीज नहीं खरीदी तो क्या फर्क पड़ेगा। यदि जवाब मिलता है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा तो उस चीज को खरीदने की जरूरत नहीं है, उसके बिना भी चल सकता है। तो ये चीजें बचपन से सिखानी पड़ेगी बच्चों को। दूसरों की देखा देखी जिद करके चीजें लेना सही नहीं है। ठीक है, अपनी अलमारी, अपना सामान ठीक से रखना, जो भी अपनी चीज है एटलीस्ट उसको सही रखिए। उसके अलावा कुछ और अच्छी आदतें हैं, टॉयलेट जाने के बाद हाथ धोना आप लोग सिखाते हैं। रोज नहाने की आदत, ये भी आप लोग सिखा रहे हैं। साफ कपड़े और जूते पहनने की अहमियत, क्यों साफ कपड़े पहनने चाहिए और क्यों साफ जूते। अभी जूते जो होते हैं जनरली बच्चे साफ नहीं करते हैं। अभी इसमें साफ करने का मतलब उनके जूते थोड़ी देर धूप में रखे जाने चाहिए, क्योंकि पैर अंदर जब रखते हैं बहुत देर तक पहनते हैं तो पसीने की वजह से अंदर जम्स बनते हैं, है ना। तो उनको कुछ कुछ दिन बाद, यदि वो कपड़े के जूते हैं तो उसको धो लीजिए, यदि वो चमड़े के जूते हैं तो उसको धूप में सुखा रख दीजिए, ताकि उसके अंदर की जो जम्स है, जो पसीने की वजह से जो भी हुआ है, वो सारे सफाई हो जाए। ठीक है, उसके बाद बालों को अच्छे से धोना और कंघी करना। मुझे बताइए बालों में कंघी करना क्यों जरूरी है। कंघी करना क्यों जरूरी है। क्योंकि और कंघी नहीं करेंगे तो बाल इधर उधर हो जाएगा। ठीक है, ये एक एक दूसरे से रीजन है। फंस जाएगा, गंदगी हो रहेगा। जी, क्या होता है जब हम बालों में कंघी घुमाते हैं ना, तो जो कंघी हमारी मतलब स्कल्प को टच करके जाती है, तो वो यहाँ के जो मतलब क्या बोलते हैं, ब्लड वेसल्स है, जितनी भी खून की जो भी नलियां जा रही है उसको वो मतलब उत्तेजित करती है। धनंजय, स्मार्ट दिखने के लिए सिर्फ जरूरी नहीं है, साइंटिफिकली बता रही हूँ। हाँ, स्मार्ट दिखने के लिए बात सही है कि अच्छे दिखे हम, बट ये कंघी जब हम घुमाते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ता है, दिमाग के अंदर खून का संचार जो है वो बढ़ता है। जब कंघी करते हैं तो दिमाग काम कर, जैसे आप किसी ने कंघी नहीं की तो बोलते कैसे सोए सोए से लग रहे हो, लेकिन जब हम खुद भी बहुत बीमार होते हैं, यदि 1-2 दिन हम बिस्तर से नहीं उठे, पर यदि हम उठ के सिर्फ कंघी कर लें तो हमको फ्रेश फील होता है ना। आप कभी देखना, आप कंघी आप करते हैं तो आपको लगता है कि हाँ मतलब फ्रेश फ्रेश फील होता है, एकदम अच्छा अच्छा लगता है। वो इसलिए क्योंकि जो ब्लड सर्कुलेशन होता है वो दिमाग के अंदर तेज हो जाता है, बढ़ जाता है। ऐसे अंग्रेजी में कहावत है, 100 कॉम बिफोर द बेड, कि रात को सोने से पहले 100 बार सिर में कंघी घुमाइए। तो वो शांत करता है, बहुत सारा ब्लड सर्कुलेशन हो जाता है, तो थकान चली जाती है, मतलब तो नींद अच्छी आती है, ऐसा बोलते हैं। तो इसलिए कंघी करना चाहिए, दूसरा कचरा निकल जाता है, गंदगी साफ हो जाती है। ठीक है, नीरज जी शायद एक और स्लाइड होगी, अच्छी आदतें। ठीक है, ये मेरा आज का लास्ट स्लाइड है। अच्छी आदतें बच्चों को आप काफी सारे सिखा रहे हैं, इसके पहले वाले में भी बहुत सारी डिस्कस हुई। क्लास के अंदर क्या नियम होने चाहिए, है ना, कौन सी गुड हैबिट है कौन सी बैड हैबिट। तो पहला तो अपनी कक्षा को साफ रखना, है ना। क्लास में सबके बैग एक जगह रखे होने चाहिए, पानी की बोतल एक जगह रखी होनी चाहिए, बेंचेस वगैरह के नीचे कचरा नहीं होना चाहिए, पेंसिल के छिलके नहीं होना चाहिए, किसी कागज के टुकड़े नहीं होना है, जिन्होंने किया तो उनको साफ करना है ना। दूसरा, क्लास के अंदर यदि कुछ पूछना है तो उंगली ऊपर करना है, अपनी चिल्लाना नहीं है, एक दूसरे की मदद करना है।
है ना, एक दूसरे के साथ यदि किसी को कोई तकलीफ है, किसी को पैर में दर्द है, कोई अपनी चीज उठा नहीं सकता है तो उसको हेल्प करो, लाना देना। ठीक है। लिसन टू स्पीकर, जो बोल रहा है उसको सुनो, कोई एक बोल रहा है तब दूसरा ना बोले, उसको सुनना। है ना, बोलना सबको आ जाता है लेकिन चुप रहना किसी को नहीं आता, तो बच्चों को चुप रहना, कि कब चुप रहना, आपको सुनना कब है ये सिखाना है। ठीक है। शांत रहना सिखाना है। और अंग्रेजी बोलना, जो भाषा आपके लिए अलग है, नहीं है, जो जिस भाषा को आप घर में नहीं बोलते, यहाँ पे इंग्लिश लिखा है, वो कोई भी भाषा हो सकती है। यदि उन लोग अपने घर में अपनी संथाली वगैरह बोलते हैं तो आप उनको बोले हिंदी, क्योंकि आपको नहीं आती है तो स्कूल में हिंदी बोलना है। आप यदि बड़े बच्चे हैं जिनको अंग्रेजी सिखा रहे तो आप उनको बोलिए, कोशिश करिए कि इसको अंग्रेजी में बोलिए। ठीक है। तो जो भाषा है, नई भाषा है जो सिर्फ स्कूल में बोली जाती है, उसको बोलना है। इसके अलावा शेयरिंग, एक दूसरे से बांटना। फाइटिंग नहीं करना, जो दूसरा ये मतलब अच्छा है कि बुरा है उसमें से टिक करना है। तो शेयरिंग, एक दूसरे से बांटना, अच्छी बात है। फाइटिंग करना बुरी बात है, अंगूठा नीचे मतलब बुरी बात है। बड़ों को मदद करना अच्छी बात, बुरी बात मतलब कचरा फेंकना, हाथ धोना, तो ये इस तरह की बहुत सारी चीजें आप बच्चों को अच्छा बुरा ये इस तरीके से सिखा सकते हैं। अच्छी आदतें खाने के साथ, ये कुछ एक चीजें जो अच्छी आदतें आप इसके साथ में इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है। नीरज जी, आप प्लीज शेयरिंग स्टॉप कर सकते हैं। अभी आज के टॉपिक के अंदर बहुत सारे आपके संस्कार वाले पॉइंट भी कवर हो गए हैं, है ना। हमने आज लिया घर, उसके बाद लिया भोजन, उसके बाद अच्छी आदतें और सुरक्षा। ठीक है। अभी इसमें आपकी तरफ से आपको लगता है कुछ और क्वेश्चन, क्योंकि मैंने अच्छी आदतें और सुरक्षा में आपसे क्वेश्चन नहीं पूछे, तो मैं इसमें आपके क्वेश्चन चाहती हूँ। बाकी हम डिस्कस कर चुके हैं सबकी तरफ से। निशा जी, आप मैं एक्चुअली इसलिए आपसे चाहती हूँ क्योंकि आप जहाँ रहते हैं वहां पे क्या परेशानी है, आप बच्चों से क्या उम्मीदें रखते हैं, आपको बच्चों से क्या करवाना है, ये आप बता पाएंगे। क्योंकि मैं जहाँ पे रहती हूँ, मेरे जो स्कूल में बच्चे हैं उनका अलग है, जैसे मैंने बताया पेंसिल के छिलका ये, लेकिन आपके यहाँ जो बच्चे हैं उनकी शायद कुछ जरूरतें अलग होगी क्योंकि वो वातावरण अलग है। तो आप अपने हिसाब से आपको बच्चों की सुरक्षा के लिए क्या क्वेश्चन तैयार करने हैं, कौन बताएगा पहले? जी सुजीत जी। गुड इवनिंग मैम। जी गुड इवनिंग। कैसे हैं? बस बढ़िया, आप बताइए। बहुत बढ़िया, बहुत दिनों के बाद जुड़ना हो पाया मेरा इस ग्रुप में। जी। नहीं, मैं देख रहा हूँ आज विजय सर से भी बात हो रही थी मेरी, जी। तो बात हो रही थी कि बहुत सारे हमारे टीचर्स वगैरह वीडियो ऑफ रखते हैं, जो मैं अभी भी देख रहा था इस विषय पे, क्योंकि अभी भी इसमें से 5-6 जने हैं जो अपने वीडियो ऑफ रखे हुए हैं। जी। नीरज और विनय, खासकर विनय, इस चीज को देखो भाई कि जो हमारी ये टीचर्स वगैरह है वो क्यों नहीं वीडियो ऑन करते हैं। विनय सुन रहा है? विनय, तुम्हारा खुद का ऑडियो और वीडियो दोनों ऑफ है। सुन रहे हैं भैया? हैं? सुन रहे हैं भैया? तो फिर तुम अपना वीडियो ऑफ क्यों रखता है भाई? अक्सर तुम्हारे जितने भी सारे मीटिंग्स है सभी में एक चीज पाया गया है कि तुम्हारा वीडियो हमेशा ऑफ रहता है। अभी ऑन था भैया, अभी बंद की फोन आया था इसलिए। आवाज बहुत ब्लर हो रहा है। तुम पलंग पे सो रहा है, आराम से बैठ करके करो ना, एक जगह बैठ करके ज्वाइन करो और देखो। इस चीज का अच्छा नहीं है ना इम्प्रेशन, क्योंकि अक्सर तुम्हारा वीडियो ऑफ मिलता है हमको। ऐसे फोन आया था भैया इसलिए थोड़ा सा। और बाकी सभी लोग जितने भी हमारे टीचर्स हैं जो वीडियो ऑफ रखे हुए हैं, सबसे बात करो, बोले ये वीडियो ऑफ रखना अब्सेंट माना जाएगा। मैडम, लास्ट टाइम भी हम लोगों ने इस विषय पे चर्चा करी थी जी। कि भाई जो वीडियो ऑफ रखेंगे वो तो ऑफ में, उनको तो अब्सेंट ही मानेंगे ना हम तो। जी बिल्कुल। भाई वीडियो ऑफ कर दिया, घर पे कहीं भी मोबाइल छोड़ दिया, हो गया, कहानी खत्म। जी बिल्कुल सही है सुजीत नीरज, जी। नीरज जी सर। हाँ, इस चीज का थोड़ा ध्यान दो कि ये जो जितने भी लोग हैं ना, जितने भी हैं जो हमारे टीचर्स वगैरह है, वो जिन जिन का वीडियो ऑफ आ रहा है, कल उनको पर्सनली सबको एक एक मैसेज अभी कर देना, ये खत्म होने के बाद एक छोटा सा मैसेज 2 लाइन का। जी जी, इसमें क्या है सर कि खाली एक ही टीचर है जिसका लॉन्ग टर्म को बंद जा रहा है,
बाकी संतोष किसको? नहीं नहीं, एक सुनीता गौड़िया है। सुनीता गुड़िया हंसदा। हाँ, उनका काफी लंबे समय के लिए वीडियो ऑफ गया था, रिक्वेस्ट भी तो भेजी। बीच में आप उनको बेटी का देखिए, भी वीडियो बंद था, उसको भी हम विनय मैसेज कुमार किए। का ऑफ है। इसके अलावा हमारा सभी सुरेंद्र का प्रसाद, ये सुरेंद्र प्रसाद महतो यूएमएस किसका है ये? नहीं, ये तो अपने अध्यक्ष जी और सचिव जी अच्छा हैं। चलो, कोई नहीं, अध्यक्ष महोदय के लिए कोई दिक्कत नहीं है। योगेश्वर प्रसाद महतो भी शायद है, विनय का भी आ रहा है। तो जितने भी हैं, जो भी हमारे टीचर्स हो, 1 2 4 5, जो भी जो हमारे रख रहे हो कि नहीं भाई हमारा वीडियो ऑफ है, तो आप वीडियो ऑफ मत रखिए। वीडियो ऑफ का मतलब है कि आप अब्सेंट है, आप हमारे मीटिंग ज्वाइन नहीं किए हैं। दैट्स ऑल, यही वो है। सब टीचर है जो है ना सर, सचिव वो लोग का वो भी है, नहीं दूसरा नहीं, हम लोग का सचिव और थोड़ी। राजकुमार, सचिव और अध्यक्ष के लिए हमारा कोई कमेंट्स नहीं है। वो हमारे मीटिंग हाँ, में जुड़ रहे हैं, वेलकम है, बहुत अच्छी बात बस है कि वो वही हमारी है, मीटिंग में जुड़ रहे हैं। बाकी वही टीचर्स लोग इस का विषय बस का भी ध्यान। है। ये संतोष किसको, संतोष किसको का पूरा डार्क आ रहा है। चलिए कोई बात नहीं है मैडम, आप कंटिन्यू करिए, एक्चुअली आपका समय बहुत कीमती होता है। और मैंने सर को भेजा है आपका शिखर जी प्लान के लिए। जी तो एक्चुअली जो अहमदाबाद टू शिखर जी की गाड़ी है, वो एवरी ट्यूसडे है अहमदाबाद टू पारसनाथ, एंड एवरी थर्सडे पारसनाथ टू अहमदाबाद। ओके। हम्म तो जैसा भी डिसाइड करेंगे, फर्स्ट वीक ऑफ में या सेकंड वीक ऑफ में, बिकॉज 22 में से अभी तो फिलहाल यहाँ पे गर्मी छुट्टी की घोषणा करी गई है। जी बट एज पर लास्ट ईयर, ड्यू टू हैवी टेम्परेचर होने के कारण से हो सकता है फिर से अगर कहीं गवर्नमेंट ने कर दी जी तो परेशानी हो जाएगी। तो मैंने विजय सर से रिकमेंड किया है कि अगर कमल भाई उचित समझे और आप सबको देखते हुए, आपकी छुट्टियों को देखते हुए, जी फर्स्ट वीक ऑफ मई में अगर हो जाता है तो मोस्टली चांसेज होगा कि उस टाइम पे हीट वेव थोड़ा कम होगा, तो गवर्नमेंट जी इस पे थोड़ा ध्यान रखेगी। सुजीत जी, मतलब मेरी कल मीटिंग है हमारे स्कूल में, मोस्टली शायद मेरा 5 मई तक मेरा स्कूल चलेगा। जनरली 2 जी से 5 मई के बीच में हमारा रिजल्ट होता है, तो वो मेरे लिए यहाँ रहना जरूरी है। ठीक है। मोस्ट प्रोबेबली 5th के बाद हो सकते हैं, 5वीं 6ठी तारीख तो से हम। 6 या 7 को वहां से गाड़ी थी, मैंने देखा था आज। ठीक है, तो हम उसको कोशिश कर पाएंगे। चलिए, मैं कल बाकी अभी आप फाइनल होता है कंटिन्यू तो करिए, बता देती हूँ। बाकी कल देखता हूँ मैं। जी जी सुजीत जी। ओके, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। थैंक यू सुजीत जी। धन्यवाद नीरज मैम। जी, धन्यवाद सर। जी 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 बना, नीरज जी, जी बना बाबू। अब वीडियो ऑन करते हुए लिखता है यू कांट स्टार्ट वीडियो बिकॉज द होस्ट इज हैज डिजेबल्ड। हाँ, यहाँ से हम बंद कर दिए थे, आपका बैक कैमरा चालू था। हाँ, अब करो, एक्सेप्ट करो। हाँ ठीक है, जी कंटिन्यू मैम। जी थैंक यू। जी मेरा क्वेश्चन है कि सुरक्षा के लिए आपके बच्चों के लिए आपके क्या प्रश्न होंगे? मुझे सबसे उत्तर चाहिए, एक एक प्रश्न सबको बताना पड़ेगा। आपकी जरूरत आपको पता है। क्या है मैम? जी राजकुमार जी। क्वेश्चन क्या है? सुरक्षा हमने अभी डिस्कस किया, अच्छी आदतें और सुरक्षा। यस इसके लिए मैम। आप बच्चों के, आपके वहां के बच्चों के लिए आप क्या चाहेंगे कि वो क्या सीखे, तो उनसे किस तरह के प्रश्न पूछेंगे आप? मैम क्योंकि हम लोग जिस जगह में रहते हैं वहां तो बच्चों को सबसे पहले तो उनकी भाषा को पहले समझना पड़ेगा, इसके बाद ही हम इस सब के बारे में बता सकते हैं। और उसके अनुसार ये है कि हम वहाँ हमें क्या जरूरत उनके अनुसार ही बात करना पड़ेगा। जैसे मान अच्छी आदतें हैं तो हम लोग अपने अपने अभी तो काम कर ही रहे थे उसमें, कि आप सुबह जल्दी उठिए नहाइए, ये सारा चीज हम लोग अभी करवा रहे थे। अच्छी आदतें में भी जी जी सारे करीब बिल्कुल। करीब बच्चे कर ही रहते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से मैम जहाँ से वो लोग बच्चे चलते हैं, क्योंकि हम ये नहीं शहरों के जैसा हम लोग बाय रोड नहीं आना है, क्योंकि हमारे यहाँ जो बच्चे है कोई पहाड़ी पर रहते तो वहाँ अकेले चलते हैं तो उसमें दिक्कत होता है वहाँ पे। लेकिन जी राजकुमार जी, मैं वही चाह रही हूँ कि आपके यहाँ के बच्चे, तो आप उनसे जैसे अभी आप बता रहे हैं कि बच्चे हम्म। अकेले आते हैं, पहाड़ियों से आते हैं, तो वो जिन रास्तों से आते हैं, तो वहां उनको सुरक्षा के कौन सी चीजों का ध्यान रखना चाहिए जब वो आ रहे हैं? तो आप क्या उनसे प्रश्न पूछेंगे और उनको क्या सिखाएंगे? जी मैम, हम बताएं। हाँ जी बताइए मीनू जी। जैसे कि आते समय बच्चों को तो ये तो जरूर बताएंगे कि आते समय बिच्छू मिले, सांप भी मिले,
तो उससे बचकर आना चाहिए। रास्ते में बैल भी मिल जाते हैं, जैसे कि लड़ते हुए बैल मिलेंगे, थोड़ा उससे दूर रह के। तालाब भी मिला, तालाब सामने अगर मिल जाए तो उसके पास जाना नहीं है, सीधा स्कूल आना है। फिर गाड़ी भी यदि रास्ता में मिले तो बोलेंगे कि बाएं ओर से फिर चलना है। इस तरह भी हम वेरी बता गुड, सकते हैं बच्चों को। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। थैंक यू। जी। और यदि थोड़े बड़े बच्चे हैं, यदि किसी को, जैसे आप बता रहे हैं कि बिच्छू सांप वगैरह दिखते हैं, तो यदि कहीं किसी को गलती से काट लिया या कुछ हुआ, बच्चा बड़ा है, तो फर्स्ट एड कैसे करना, तुरंत क्या करना चाहिए, है ना? बच्चों को ये नहीं करना है, हम बताते हैं। यदि ऐसा हो गया तो क्या करना, वो चीजें सिखाना भी हमारी जिम्मेदारी है। जी। तो उसको रस्सी से बांध लेना है काटने के ऊपर। जी। उसके बाद जहाँ खून निकल रहा है खून को फिर निकाल देना है। जी, वेरी गुड। जी मैम। और जैसे स्कूल छुट्टी हुआ तो बहुत बच्चा खेल खेल रहता है, तो खेलना नहीं चाहिए, मतलब डायरेक्ट घर जाना चाहिए। हाँ, जी स्कूल मैम। से तुरंत घर पहुंचना चाहिए। बहुत बच्चा इस तरह करता है, रास्ते में खेल खेल के रहता है, उसके बाद होता है। जैसे एक बच्चा एक दिन इसी तरह खेल खेल के रहता था, उसके बाद उसका मम्मी हमको फोन की कि मेरा बच्चा अभी तक नहीं आया है। जी। ये होता है, तो जी, सब बिल्कुल। ध्यान रखना चाहिए बच्चे को। हाँ, तो ये चीजें आपको स्कूल से सिखानी पड़ेगी। जी मैम। जी। आप घर कितनी देर में पहुंचते हैं, घर पहुंच के आप क्या करते हैं, आप किसको मिलते हैं, है ना, इस तरह के क्वेश्चन, ताकि बच्चा अगली बार से याद रहे कि मुझे तुरंत घर जाना है। जी मैम। जी। जी, और कोई क्वेश्चन? अच्छी आदत और मेरा सुरक्षा, ये दो टॉपिक पे आपके प्रश्न बाकी हैं। मैम मेरा बच्चा रोड साइड से आते हैं तो उसको बताएंगे कि बाएं तरफ से चलना चाहिए, दाएं तरफ से नहीं चलना चाहिए। और अगर छोटा बच्चा 1 क्लास के आ रहा है तो उसको साथ में लेके आना चाहिए, छोड़ नहीं देना चाहिए। एक बात बताऊं, जब बच्चे पैदल चल रहे हैं तो उनको अपोजिट साइड बोलिए। बच्चों को दाईं तरफ चलना चाहिए, ताकि सामने से आने वाली, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो हिंदुस्तान में हम सड़क की बाईं ओर चलते हैं, है ना, गाड़ी लेके जब जा रहे हैं तो आप सड़क की बाईं ओर जा रहे हैं, तो जो चलने वाला है उसको दाईं ओर चलना चाहिए, ताकि उसको सामने से आता हुआ वाहन दिखाई दे। यदि वो भी बाईं ओर चल रहा है और गाड़ियां भी बाईं ओर चल रही है, तो पीछे से कोई उसको धक्का दे सकता है, पीछे से कोई गाड़ी टकरा सकती है, पीछे से गाड़ी आएगी तो दिखाई नहीं देगी। जब पैदल चल रहे हैं आप, तो आपको अपोजिट साइड चलना चाहिए, ताकि गाड़ियां आपके सामने की तरफ से आए, ताकि आपको सामने से आती हुई दिखाई दे। दायां तरफ से चलना चाहिए मैम। हाँ, पैदल चलने के लिए मैं कारण बता रही हूँ, क्यों, क्योंकि गाड़ी सामने से आती हुई दिखाई दे। जब जिस तरफ से यस गाड़ियां जा रही आप भी उसी तरफ रोड पे चल रहे हैं, तो पीछे से गाड़ी आएगी तो आपको नहीं दिखेगा ना। यस मैम, बताएंगे चलना मैम। हमेशा सड़क के अपोजिट साइड, साइड जिसमें व्हीकल चलते उस साइड नहीं, उससे अपोजिट, ताकि सामने से गाड़ी आती हुई दिखाई दे। यस ठीक है। मैम, जी। बताएंगे मैम, ये चीज हम नहीं जानते थे मैम। ओके। जी, और बताइए। जिनेंद्र मैम। जी, सरिता कुमारी सिंहपुर। मैम हम बच्चों को बताएंगे कि हमारे स्कूल के सामने मतलब सड़क है, तो बच्चे उधर नहीं खेले, और ध्यान से मतलब स्कूल के सामने ही खेल खेलें, और जैसे कि उससे एक्सीडेंट होने का डर रहता है मैम, ये सब बिल्कुल, बच्चों को बताएंगे मैम। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सरिता जी। और अगर गाड़ी में सफर कर रहे हैं तो गर्दन को बाहर ना निकालें मैम। हाँ, वेरी गुड। हम ये चीज बच्चों को बताते हैं, अपना हाथ या सर कुछ भी गाड़ी के बाहर नहीं निकालना है। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। उषा जी। मैम हम बता सकते हैं बच्चों को कि यदि रास्ता में जा स्कूल आ रहा है या कोई भी समस्या हुआ रास्ता में, तो उसको निडर से मतलब काम उसका ये हैंडल करे, डरे ना। बच्चों को जी। हम ये सिखाएं। हाँ जी, है ना, बिल्कुल सही बात है। डरना नहीं सिखाना है, बच्चों को बताना है कि आप ये सोचो कि अब क्या करना है। आप ऐसी यस। बहुत सारी एग्जाम्पल बच्चों के सामने रख सकते हैं। ये हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे, वो हुआ तो क्या करेंगे, अलग अलग एग्जाम्पल दे सकते हैं आप, है ना। किसी का एक्सीडेंट हो गया तो आपको क्या करना चाहिए, कोई गिर गया तो आपको क्या करना चाहिए, किसी को लग गई तो आपको क्या करना चाहिए, बहुत सारे क्वेश्चन। तो उसके सामने क्या करना है ये सिखाना है। वेरी गुड। यस मैम। जी। जय जिनेंद्र मैम। जी, निशा जी।
जी मैम, हम बच्चों को बता सकते हैं जैसे कि समय से स्कूल मतलब 5 मिनट पहले ही समय, जैसे 9 बजे स्कूल है, 5 मिनट पहले ही निकलना चाहिए ताकि बच्चा आराम से पहुंचे। जैसे जी कि दौड़ा दौड़ी ना पहुंचे, हो हाँ सकता है तोड़ के गिर जाए, जी इसलिए 5 मिनट पहले निकलना चाहिए। जी और बिल्कुल, समय से पहले निकलना, थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा रखना पहुंचने के लिए, बिल्कुल सही है। जी मुकेश जी, लालमणि जी, सुनीता जी, महेश जी, टेकलाल जी, सुल्तान जी, बीना जी, यस जी मैम, मैं मैम। बता जी रहा हूँ मैम। मैम। जय जिनेन्द्र मैम। जी मुकेश जी। जी मैम, हम जहाँ रहते हैं मैम वहाँ जंगली इलाका है मैम। बहुत सारे जानवर होते हैं मैम, जैसे कि गाय बैल, फिर हो गया बंदर भी रहते हैं मैम, और कुत्ता आपस में लड़ते लड़ते हैं मैम। तो हाँ जी मैम। तो बच्चे लोग को बताएंगे मैम कि उसको छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर रास्ते पे लड़ रहा है तो आप थोड़ा बगल दूर से से। होके गुजरिए, और उसको कुछ जी नहीं करना है। जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया। जी मैम, वो जी जी मैम, बोल रहे थे मैम, ढलान एरिया है मैम, जैसे पहाड़ी हाँ एरिया है, तो हाँ पहाड़ी में जैसे बच्चे पैदल आते हैं तो हाँ बोलेंगे मैम पत्थर उत्थर जो है हाँ पीछे से, कुछ बच्चे आगे हैं तो पीछे से आप पत्थर उत्थर नहीं गिराना है, नहीं तो हाँ इन लोग को लग सकता है। तो बिल्कुल उसमें बिल्कुल सही बात है। ये सब सावधानी जी बिल्कुल। बरतने के लिए कहेंगे। जी जी मुकेश जी, धन्यवाद। जय जिनेन्द्र मैम। जी महेश जी, जय जिनेन्द्र। हम भी जहाँ पर पढ़ाते हैं मैम वहाँ से आसपास के गांव के भी हैं, और लगभग 1.5 2 किलोमीटर से दूर आते हैं बच्चे। और कम से कम वहाँ से 20 बच्चे आते हैं, 15 से 20 बच्चे। तो छोटे छोटे भी है, बड़े भी हैं। तो वो लोग को यही कहेंगे कि जैसे एक साथ आए, अगर स्कूल आ रहे हैं सभी तो एक टाइम फिक्स कर लें और जी एक साथ आए। क्या है कि कुत्ते तो हर जगह मिलते हैं, कोई कोई कुत्ते रहते हैं जो कि मतलब अकेला बच्चा को देख के ही करते हैं, हाँ लेकिन एक झुंड से आएंगे तो क्या होगा कि बच्चा, कोई छोटा बच्चा नहीं चल पा रहा तो उसको पकड़ के भी ले जा सकता है। जी क्योंकि अभी गर्मी का जैसे मौसम आ रहा है मैम, तो उसमें क्या होता है कि बहुत बच्चे जो है सो नहीं चल पाते हैं। जी तो उसके साथ साथ धीरे धीरे चलेंगे, और कहेंगे जी कि बोतल में पानी जरूर रखें, पूरा नहीं तो आधा कम से कम भर के रखिए। जी और अभी मैं हाल फिलहाल में ही देखे प्रकाश भवन में कोई मैम आई थी, तो उनका बच्चा पोती का मतलब बर्थडे था। हम्म तो उन्होंने अब सभी बच्चों को बोतल जो है सो गिफ्ट किए। सभी लोग जो है सो बहुत खुशी से भी हैप्पी बर्थडे किए उनके पोती को। उनका जी वीडियो कॉलिंग भी वो लोग करके दिखा रहा था, देखिए बच्चों हम्म लोग है। और हम्म 1 2 A फॉर एप्पल जो लिखा हुआ था उसको दिखाया, तो उनको भी वो अच्छा बहुत लगा। तो ओके बच्चों को यही कहेंगे कि बोतल जो दिया है तो हम्म उस बोतल में आधा पानी भर के लाएं, और हम्म सभी एकजुट होकर आए, ताकि कोई चीज घटना ना घटे। और रोड जब क्रॉस पार करेंगे तो अच्छे तरह से देख लें कि कोई गाड़ी आ नहीं जा रहा है, जी और आराम से पार हो, क्या एक्सीडेंट हो सकता है। जी और जैसे एक दो बच्चे साइकिल से आते थे, तो उनको भी यही कहेंगे कि कम से कम देखें, आराम से साइकिल चलाएं। बड़े बड़े हम्म बच्चे जो आते हैं और गाड़ी उड़ी भी थोड़ा चलते हैं। और मैम जो बताएं जैसे एक चीज, कि बच्चे से बहुत हल्ला करते हैं, कोई जब कोई सवाल करते हैं तो सब बच्चे एकदम तुरंत करने लगते हैं कि मैं बोलूंगा मैं। तो आप जो हम्म बोले कि हाथ उठा के बोलने का, जी तो आदत उनको डालेंगे, हम पहले वैसे नहीं करते थे। तो ये चीज ठीक नई है। चीज सीखें। और मैम जैसे सब्जी उब्जी काटने वाला जो बात बताएं, वो हम्म तो पहले के लोग, अभी हम लोग किताब में पढ़ते हैं या तभी हम लोग को जानकारी मिलता है। इन पहले के जो जमाने के लोग हैं उनको तो पहले से पता नहीं उन लोगों को कहाँ से ज्ञान रहता है। क्योंकि हमारे यहाँ कोई कोई ऐसे काटते, तो मेरी माँ फिर बताई कि हम्म साग जो है तो मतलब उसको पहले धो लेना है फिर काटना है। तो पहले जी काट के धो रहे थे लोग। तो फिर हम माँ से जी पूछे ये सब कहाँ से सीखी, तो वो हम्म बताए कहाँ से सीखे, हम लोग पहले से ही ऐसे करते थे, जी अब पढ़ी लिखी नहीं है। तो कहने का जी मतलब है कि पहले के लोग से भी हम लोग कुछ कुछ सीखते हैं। बहुत क्योंकि बहुत सारे। किताब में बहुत सारे कुछ मिलते नहीं है। जी और बिल्कुल। जैसे हम बोले थे मैम, जैसे खाना खाने के समय पानी नहीं पीना चाहिए। जी ये तो कहीं कहीं हम लोग जानकारी प्राप्त की, लेकिन बहुत पहले के बुढ़े लोग जो है वो लोग भी पानी एकदम बिल्कुल नहीं पीते हैं। मतलब जी खाना
हल्का सा जब जरूरत पड़े तभी तो ही पीते हैं। लेकिन जी हाँ, सुबह का दोपहर का जैसे खाना आप बताएं कि हल्का होना चाहिए और हाँ सुबह का खाना पूरा, तो वो जी लोग ऐसे ही खाते थे। पर हम लोग ऐसा नहीं करते थे, लेकिन अब एक चीज जो है सो सीख गए कि सुबह का खाना थोड़ा टाइट लेना है भोजन, और जी दोपहर का हल्का। रात का भोजन में पहले से भी कम लेते थे, और माँ भी हम लोग को बोलती थी कि अब जो है सो हम लोग जल्दी खाना खाने के लिए बोलने लगती है माँ। जैसे 10-11 बजे तक खाना हम लोग खाते थे, तो माँ बोलती है कितना लेट से खाना खाओगे तो फिर जी पचेगा कब, फिर गलत है। सुबह 5 बजे उठना है, फिर वो दिक्कत करेगा ना। तो हम्म इसके लिए हम लोग बोलता है खाना जल्दी खा लो, और जल्दी खाना जी खा लेते हैं तो जब से माँ ऐसे अपने खुद करने लगे और हम लोग भी खाना जल्दी से खाने लगे, तो जी सुबह का मैम बहुत ही अच्छा लगता है। मतलब सुबह आराम से कोई हम्म दिक्कत नहीं होता है। जी और ऐसा ही है कि मतलब कुछ बड़ों लोगों से जी सीखना चाहिए, और ये सब जी चीज दूसरों को भी बताएंगे तो हमारे अंदर ज्ञान भी बढ़ेगा कि दूसरों जी को बता रहे हैं। जी महेश जी, मैम। जानवरों के अंदर ये देखा जाता है वो लोग सूरज डूबने के बाद कुछ नहीं खाते हैं। जी मैम, मोस्टली वो तो सारे देख। जानवर, बहुत कम जानवर है जो सूरज डूबने के बाद खाते हैं। पक्षी तो कभी भी दाना नहीं चुगते हैं अंधेरा होने के बाद। हाँ, वो मेरी माँ सूरज की तो की इंतजार उम्र करेंगे। 55 हो गया है, तो मेरा छोटा भाई जो है वो एक दिन कह रहा था माँ को कि माँ आप जो है सो रात का खाना बिल्कुल नहीं खाएं। तो बोला ऐसा कैसे? बोला हाँ, उम्र जब ज्यादा हो जाता है तो खाना एकदम बिल्कुल नहीं खाना है, स्वास्थ्य के लिए जो है सो लाभदायक होता है। जी 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 मैम। बहुत बढ़िया महेश जी, धन्यवाद। थैंक यू। जी जी अभी कौन बाकी है? जय सुल्तान। जिनेंद्र मैम। जी जय जने। जी बोलिए, कौन जी बोल मैम, रहे? सुनीता जी। सुनीता हाँ बोल रहे। जी जी सुनीता मैम, जी बोलिए। बच्चों को तो ऐसे बताए थे कि रोड को दाएं तरफ क्रॉस करते समय हाथ का इशारा देना है, लेकिन हम कोशिश करेंगे, गली में भी मोटरसाइकिल जाती है, हम बच्चों को लाइन से लाएंगे और एक एक करके प्रैक्टिकल करके सिखाएंगे। और बढ़िया। और ये सब्जी सबको कोई कोई घर में ऐसे गुजरते समय देखे होंगे, कोई कोई काट के धोती थी। तो हम बच्चों को बताएंगे तो बच्चे अपने घर में जरूर बताएंगे कि पहले सब्जियों को धो के ही काटना चाहिए। आपकी आवाज कट कट के आ रही है सुनीता जी। नेटवर्क नहीं पकड़ती है सर, आप दो मैम। मिनट जब बोल रहे हैं वीडियो ऑफ कर दीजिए। जी नेटवर्क बोलिए। नहीं पकड़ती है मैम, इसलिए हम हाँ अंधकार में खड़े रहते हैं। कोई बात इसलिए नहीं, अभी सर आवाज आ रही सर है। इसलिए सर बोल रहे होंगे कि ऑनलाइन में ये मतलब वीडियो में नहीं रहते होंगे, हम वही अंधकार में खड़े रहते हैं, वहीं पे नेटवर्क पकड़ता है। और कोई बस बात नहीं। पकड़ते पकड़ते जब आधा घंटा के बाद थोड़ा बहुत पकड़ने लगता है तब लाइट में आते हैं। जी बोल रहे थे कि मतलब बच्चों को बहुत घरों में देखे हैं कि सब्जी काटने के बाद आलू सब धोते हैं, विशेषकर आलू होता है। तो जी अभी हम बच्चों को अगर स्कूल में सिखाएंगे तो बच्चे खुद अपने घर में अपने पेरेंट्स को बताएंगे जी और सब्जियों को धो के ही काटेंगे। ठीक है। ठीक है मैम। जी धन्यवाद सुनीता जी। जी सुल्तान जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम मेरे स्कूल में तो बच्चे आते 2-3 किलोमीटर दूर से, तो साइकिल से भी आते, तो उसको बताएंगे कि साइकिल जोर से नहीं चलाना है, रोड पे आना है तो सावधानी से आना है। जी और जैसे क्या होता है, जो सामने वाला बच्चा रहता है तो लड़ाई करते रहते हैं, तो वो सबको बताते भी कि छोटे बच्चे जो रहते हैं वो सबको मार देता है बड़ा बच्चा। हाँ तो वो सबको बताते ये हैं कि लड़ाई सिखाना है। झगड़ा नहीं करना है ऐसे। जी जी मैम। जी धन्यवाद सुल्तान जी। टेकलाल जी। जय जिनेंद्र मैम। जय जिनेंद्र। मैम, मेरे यहाँ एक बच्चे तो सामने के है, लेकिन आते हैं उस टाइम मतलब जल्दी आ जाते हैं समय पर, और जाते तो खेलते हुए जाते हैं मैम। तो उसको बोलेंगे समय पर चल जाना है घर। और जी उसके बाद मैम बहुत ऐसे बच्चे होते हैं कि अपने बैग में रखते हैं ब्लेड, तो उसको बोलेंगे नहीं रखना चाहिए, क्योंकि ब्लेड जो होते हैं नुकीले होते हैं, कटने का जी डर रहता है मैम उसमें। जी बिल्कुल, बच्चों को तो हाथ भी नहीं लगाना चाहिए उसको। हाँ मैम। जी और साफ सुथरा का जो उसमें तो बताया है मैम, नहाने के लिए डेली, और सब सब तो बताते रहते हैं मैम। अभी वो तो जी क्लास चल ही रहा है उसका। यस मैम। जी ठीक है, बढ़िया। जय जिनेंद्र। और जी
इनसे बच्चों को बताएंगे अच्छी आदत के लिए कि जैसे स्कूल से छुट्टी होगा तो इससे मतलब इधर उधर नहीं भटकना है, इधर उधर नहीं देखने के लिए नहीं जाना है, सबसे पहले घर पहुंचना है। घर पहुंचने के बाद ही आप अपना ड्रेस अपना जगह पर रख सकते हैं। इसके बाद फिर अपना किताब कॉपी बैग वगैरह रखने के बाद फिर आप कहीं भी घूमने के लिए जा सकते हैं। ठीक है। और सब तो बताए हैं, वाला तो बता ही रहे हैं, आगे वाला। जी बिल्कुल। जय जिनेन्द्र मैम। जी लालमणि जी। मेरे स्कूल में बच्चे जब छुट्टी होता है ना मैम तो सब दौड़ने लगते हैं छुट्टी होने के टाइम। तो बच्चों को बताएंगे कि दौड़ते हुए नहीं जाना है, और घर में भी जाइएगा तो सीढ़ियों में नहीं दौड़िएगा। सीढ़ियों में दौड़ के ना चढ़ना है ना उतरना, उससे गिर जाइएगा। उसके जी बाद बिल्कुल। बताएंगे कि कचरा इधर उधर नहीं फेंकना है, खासकर तो केला का छिलका वो बहुत ज्यादा स्लिप करता है, अगर आप फेंक दीजिएगा तो कोई भी गिर सकता है, जी वो बिल्कुल। बताएंगे। और जी, और बताएंगे कि आप किसी के कोई भी सामान बिना पूछे नहीं लेना है, जो भी अगर किसी से लेना है तो उससे हाँ मांग कर दीजिए। जी उसके बिल्कुल। बाद जी, और बोलेंगे कि घर में जो लाइन है उसको स्विच को भी ना छुए, करंट लग सकता है। जी वेरी ये गुड, सब बढ़िया। बताएंगे, ये सब बताएंगे। जी बहुत बढ़िया लालमणि जी। थैंक यू मैम। जी आई थिंक अंजू जी बाकी हैं अभी। जी मैम। जी हमारा स्कूल तो थोड़ा बीच बीच में ही पड़ता है, तो बच्चे ऐसा होते हैं कि कुछ बच्चे रास्ते से ही जाते हैं और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि खेत होते हुए बाड़ी होते हुए जाते हैं, मतलब अलग अलग रास्ते से। तो हम तो यही बोलेंगे कि देखो यदि खेत उत से जाएंगे, यदि कुछ कुत्ता वगैरह जानवर वगैरह भी होता है तो उस टाइम पे तुम्हारा कोई हेल्प नहीं कर पाएगा। तो मैं उसके लिए सुरक्षा के दृष्टिकोण से यही बोलूंगी कि रास्ते से होते हुए जाए, ताकि तुम्हारे साथ कोई बड़ा रहेगा तो बचाने में तुम्हारे लिए सहायक होगा। जी क्योंकि उस टाइम तुम अकेला रहेगा तो कुछ कर नहीं पाएगा। उससे बचने के तरीके। जी जी मैम। जी अंजू जी बहुत बढ़िया। थैंक जी धन्यवाद। आई थिंक सबसे बात हो गई। आ, जी नीरज जी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मैम, और हमारे सभी शिक्षक प्रशिक्षणार्थियों का, क्योंकि आज का जो हमारा वेबिनार था बहुत ही महत्वपूर्ण था। क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है पर्यावरण, कहीं ना कहीं आपके कल्चर पे या आपके वातावरण जहाँ पर आप रहते हैं वहाँ से कनेक्ट है। और हमें लगता है कि आज का जो टॉपिक है उसको आप बहुत ही गहराई से, या यूं कहें कि प्रैक्टिकल वे में आप शैक्षणिक कार्य के दौरान उसका उपयोग कर सकते हैं। जैसे कि मैम ने घर का बताया है, भोजन का बताया है, घर किस प्रकार के होते हैं, कैसे होते हैं, क्या क्या चीजें होती हैं घर में। तो ये सब चीजें आपके आसपास हैं। भोजन को भी लेके है कि किस प्रकार का भोजन होना चाहिए, भोजन से हमें क्या क्या मिलता है, किस प्रकार के भोजन करने से हमें प्रोटीन, विटामिन, वसा, कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है। तो ये सब चीजें ऐसी हैं जिन्हें आप बच्चों को बहुत ही आसानी तरीके से बता सकते हैं। और आपने अपने प्रस्तुति के दौरान काफी सारी चीजें बताई भी कि आप इस प्रकार से बच्चों के साथ कम्युनिकेट करेंगे, उन्हें बताएंगे। तो प्रशिक्षण की सार्थकता तभी है जब कल से ही आप इसका प्रयोग करेंगे। ये तो एक माध्यम है आपके लिए बताने का कि एक दिशा देने का, या आपकी जो नज़र है उसको इंगित करने का कि आप इस प्रकार से बच्चों को बताएं। बाकी आप सभी समझदार हैं कि हमें किस टॉपिक का
किस भाषा का कहाँ कैसा उपयोग करना है, किस टेक्निक का उपयोग कहाँ करना है, वो अब कर लेंगे, हम ऐसा समझते हैं। हमारे बीच काफी समय से विभिन्न स्कूलों के अध्यक्ष एवं सचिव जी जुड़े हुए हैं। उन्होंने अपना पूरा समय इस प्रशिक्षण को सुना है, जिसमें प्रेमचंद महतो जी, युगल प्रसाद जी, सुरेंद्र प्रसाद जी, आप तीनों में से यदि हमारी आवाज किसी तक पहुंच रही है तो प्लीज अनम्यूट करके आपका जो भी मैसेज हो अपने शिक्षक के लिए, प्रशिक्षणार्थियों के लिए, तो वो आप दे सकते हैं। प्रेमचंद जी, योगेश्वर जी और सुरेंद्र प्रसाद जी, तो अगर हमारी आवाज आप तक जा रही है तो अनम्यूट करके अपनी बात रख सकते हैं। जी चलिए, हमें लगता है कि तकनीकी असुविधा के चलते हमारा संपर्क उनसे नहीं हो पा रहा है। अभी भी यदि किसी शिक्षक की कोई जिज्ञासा है या कोई ऐसा कंटेंट है जो उसकी समझ में नहीं आया है या फिर से पूछना चाहता है या कोई बात है वो रखना चाह रहा है, तो रख सकते हैं अनम्यूट करके। कोई भी शिक्षक हो जिसकी यदि कोई बात पूछने से रह गया हो और कोई यदि कंटेंट है जो समझ में नहीं आया हो, तो 1 मिनट में अपनी बात कर रख सकता है, पूछ सकता है। चलिए, हमें लगता है कि आज का सेशन सभी की समझ में आया है, किसी की कोई जिज्ञासा नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी हम आधा घंटे एक्स्ट्रा चल रहे हैं। कि हमारी प्रशिक्षक मैम का स्नेह है कि जब तक संतुष्टि भरा हमारा सत्र यदि ना हो तब तक हम उसको पूरा नहीं समझते हैं। तो चूंकि समय हो चला है, हम पुनः ईश्वर की वंदना करते हुए आज के सत्र को विराम देंगे। आप सभी अपने दोनों हाथों को जोड़ लें, प्रार्थना एवं वंदना की मुद्रा को धारण करेंगे। बोले पंच परमेष्टि भगवान की जय। सुखी रहें सब जीव जगत के, कोई कभी ना घबरावे। बैर पाप अभिमान छोड़, जग नित्य नए मंगल गावे। घर घर चर्चा रहे धर्म की, दुष्कृत दुष्कर हो जावे। ज्ञान चरित उन्नत करे अपना, मनुज जन्म फल सब पाए। ज्ञान चरित उन्नत कर अपना, मनुज जन्म फल सब पावे। इसी भावना के साथ आज के सत्र को यहीं पे विराम देते हैं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय जिनेन्द्र, जोहार, शुभ रात्रि। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र मैम। जय जिनेन्द्र। जय जय जिनेन्द्र मैम। गुड नाइट।